प्रकार समझे थे कि पदार्थ अवस्था पहचान भी कर लेती है प्लस निर्वाह भी कर लेती है, और प्राण अवस्था में भी यही क्रिया होती है। जीव अवस्था में ये क्रिया तो होती ही है, साथ में वो मतलब मानना भी करती है, मतलब मान लेती है। और जो ज्ञान अवस्था होती है उसमें ये सारी क्रिया के साथ मानना और साथ में जानना भी होता है। और फिर उसके बाद हमने इन्हीं के स्वभाव समझे थे कि क्या क्या स्वभाव होते हैं। जैसे पदार्थ अवस्था में संगठन और विघटन होता है, और प्राण अवस्था में सारक मारक होता है, जीव अवस्था में क्रूर और अक्रूर इनका स्वभाव होता है, और ज्ञान अवस्था में भ्रम, दीनता, हीनता, क्रूरता प्लस समझ, मतलब ये सब भ्रम में रहता है जब मानव तप करता है। और जब उसमें संस्कार आ जाते हैं, जब समझ आ जाती तो संस्कार आ जाते हैं, तब वो समझ, धीरता, वीरता और उदारता, दया, ये सब भाव उसमें आते हैं, मतलब स्वभाव उसका रहता है। और फिर इन्हीं के हमने धर्म भी देखे थे कि धर्म क्या होता है, पहले ये देखा था। तो पदार्थ अवस्था का जो धर्म होता है वो होता है होना, मतलब वो है, ये उसका धर्म है। और प्राण अवस्था में वो है तो सही, साथ में वो उसकी पुष्टि भी करता है। और जीव अवस्था में है, पुष्टि भी कर रहा है, साथ में उसमें जीने की एक आशा है। कल हमने धर्म की परिभाषा बोली तो थी लेकिन लिखी नहीं थी, है ना? क्या है धर्म, किसको कह रहे हैं? धर्म मतलब किसी उसमें क्या है, वो क्यों जीना चाहता है, मतलब हाँ। ऐसा भी कह सकते हैं कि क्यों परिभाषा क्या दी थी, किनको याद है? गिरिराज भैया। जो धारण किया रहता है, जिससे अलग नहीं किया जा सकता, है ना? ऐसा लक्षण, ऐसी वास्तविकता जिसको उस इकाई से अलग नहीं किया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट बात है कि उसकी वो मौलिकता है, उसके लिए वो इकाई है, उसको अलग नहीं कर सकते, है ना? बढ़िया, हाँ जी। और ज्ञान अवस्था में उसको जीने की आशा के साथ साथ सुख से जीने की आशा भी होती है, ये हमने समझा था। और हमने प्रकृति के दो रूप में प्रकृति होती है, एक जड़ में और एक चैतन्य में, ये समझी थी। जिसमें हमने परमाणु, अणुपिंड और ग्रह, गोल, नक्षत्र के बारे में समझा था। जिसमें कि हमने परमाणु के साथ, ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न था चैतन्य से कनेक्ट करके। फिर हमने मॉलिक्यूल के बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जब नमी और ताप बनता है तो कोशिका बनती है, फिर उससे पेड़ पौधे बनते हैं, है ना? फिर उसके बाद जीव शरीर आता है, फिर जीवन मानव शरीर बनता है। ये तो सारा है प्रकृति में। किसी भी धरती पे पदार्थ अवस्था से प्रकटन कैसे होता है ना? उसका क्रम है ये कि प्रकटन होता है कि जैसे ज्ञान अवस्था कैसे प्रकट हो गई, है ना? चांद पे तो नहीं है। जो एक प्रश्न था दिशा बेटा का कि भाई यहाँ धरती पे आया है तो पदार्थ अवस्था से ही जो धरती बनती है, परमाणु मिलके अणु बनते हैं, अणु मिलके अणुपिंड बन जाते हैं, और वही अणु जब ताप और नमी आ जाती है उसके प्रेजेंस में इसी रासायनिक क्रिया से ताप बनता है और ताप प्रकट होता है, नमी आती है, पानी बन जाता है रासायनिक क्रिया से, पर अणुओं के ही मिलने से बनता है, और उसी क्रम में कोशिका बन जाती है। तो ये प्रकटन होता है, इस बात को बताया था। मानव का संकेत ग्रहण कर सकता है वो जानवर जिसमें जीवन होता है। हाँ। और हाँ, ये समझा था। और ये भी देखा था कि मानव का आचरण निश्चित नहीं होता है और जानवरों का जो आचरण होता है वो निश्चित होता है। और ज्ञानशीलता के आधार पर संवेदनाएं भी नियंत्रित होती है ना? और समझकर हम जिस नियम को करते हैं उसे ही संस्कार कहते हैं। जिसको स्वीकार करते हैं, समझकर जो स्वीकार कर लेते हैं वही संस्कार। बहुत बढ़िया, काफ़ी आपने बताया। तो हमने आज कहा था 2 लोगों से ही आज रिवाइजन करेंगे। तो एक तो हो गया प्रार्थना बेटा का, इधर से गिरिराज बेटा किधर है? जो इन्होंने बताया उसमें क्या छूट गया है? क्या छूट गया था? काफ़ी तो इन्होंने बता दिया है, तो आप उसको ऐड कीजिए। क्या चीज़ आपको कल समझ में आई और कुछ रह गई हो तो वो भी बताएं। आप सुन नहीं पाए ध्यान से, ना? मैं वो बताने लग गया था। हाँ, अच्छा।
तो चलिए, आपको कल क्या समझ में आया फिर एक बार और रिवीजन हो जाएगा जो लोग गए। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे सब। एक तो दीदी ने बताया, एक अब भैया बता रहे हैं। नहीं, जैसे कल वो जो समझा था कि प्रकृति का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, उस बारे में मैं बताता हूँ। हाँ, जो भी आपको कल की चर्चा में समझ में आया उसको सारे को एक बार और रिवाइज कर दीजिए, तो सबको एक बार से फिर रिवीजन होगा। हाँ, तो प्रकृति का एवोल्यूशन ऐसे हुआ था कि जैसे जड़ पहले धीरे धीरे एटम्स बनना चालू हुए। नहीं, पहले एटम होते हैं, मतलब इनको प्रकृति दो भाग में है, एक तो जड़ परमाणु है और एक चैतन्य इकाई है ना, तो चैतन्य परमाणु। तो जब जड़ की बात करते हैं तब उसके अंदर पहले धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ में एटम्स आए। हाँ। और एटम्स की जैसे हमने कल कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, तो उन्होंने धीरे धीरे मॉलिक्यूल बनाना चालू किया। और ये एक लंबी प्रोसेस रही, मॉलिक्यूल बनते गए, मॉलिक्यूल से धीरे धीरे मॉलिक्यूलर बॉडी बनी। और वो ही एक बड़ी मॉलिक्यूलर बॉडी, अलग अलग एटम से मॉलिक्यूल्स बने और अलग अलग मॉलिक्यूल से एक पूरी मॉलिक्यूलर बॉडी बनी, जिसे ये अपन अभी अर्थ बोल रहे हैं, पृथ्वी बोल रहे हैं। और जब हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब नमी या ताप, टेम्परेचर या हीट जैसे ही मिली, तो उनसे फिर सेल्स बने। और उन सेल्स का जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, तो वैसे वो प्लांट किंगडम आई, प्लांट्स बनना चालू हुए। और प्लांट से जैसे जैसे उनका इवोल्यूशन होता रहा, तो शरीर आना चालू हुआ जीवों का, जैसे जो भी जानवर हम देखते हैं। और उनके अंदर अब दूसरी साइड में अगर हम देखें तो चैतन्य, तो वहाँ से जीवन उस शरीर के अंदर प्रवेश किया, तो हमें जीव अवस्था मिली। और उसी प्रकार अभी हम जीव शरीर की बात कर रहे थे, तो उसी प्रकार मानव शरीर बना, और उसके अंदर जैसे ही जीवन आया तो हमें ज्ञान अवस्था मिली। तो ये था कि जो हमारा क्वेश्चन था कि हम कैसे आए, पृथ्वी कैसे आई, पृथ्वी बनी किस चीज़ की है, तो कल एक उसका आंसर मिला, ये उसका था। और अब अगर कोई सवाल ये आए कि भाई एटम कहाँ से आ गए, तो इसका क्या जवाब होगा? एटम अस्तित्व में, हाँ बेटा मुस्कान बेटा, एटम कहाँ से आए? अभी यहाँ से तो हमने कहानी शुरू देखी, भाई एटम है, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, मतलब है ही, एटम को नष्ट नहीं किया जा सकता, वो है, आए कहाँ से, मतलब है ना। ऐसी कुछ वास्तविकताओं को पकड़ेंगे हम जो नष्ट होती ही नहीं है, ना बदलाव आता है, उसको कल सुबह बताएंगे। तो एक वैसी बड़ी वास्तविकता हमारे बीच में है जो हमेशा से है, और एटम भी हमेशा से है भी, थे भी और रहेंगे भी। तो अगर किसी का ये किसी ने मुझसे पर्सनली पूछा था कि भैया फिर एटम कहाँ से आ गए, एटम के बाद में तो दिख रहा है कि एटम मॉलिक्यूल बन गए, मॉलिक्यूलर बॉडी बन गई, उन्हीं से सब ये प्रकट हो गया एटम। तो एटम हमेशा से हैं। तो इससे सारे सवालों का जवाब इवोल्यूशन को लेकर मिल जाता है। थे भी, हैं भी, रहेंगे भी। हाँ, हाँ, वो पहले से नहीं था का मतलब वो भी क्लियर कर लें। किसी धरती पे, इस धरती पे नहीं था, लेकिन किसी और धरती पे हो ही सकता है, ये भी क्लियर बात हो जाए कि ऐसा नहीं कि इस धरती पे तो कहीं और नहीं होगा। जैसे आम का पेड़ हमारे घर में नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि पूरे गांव में नहीं है या पूरे देश में नहीं है, हमारे घर में नहीं है, पर धरती पे कहीं ना कहीं है। उसी तरह से पूरे एग्जिस्टेंस में जीवन परमाणु भी अब हमेशा था, है और रहेगा। जो भी वास्तविकता है वो थी भी, है भी, रहेगी भी। बढ़िया बेटा, खूब बढ़िया। फिर उसके बाद में कल उस प्रश्न का भी जवाब मिला कि जीवन किस किस चीज़ में है, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो उसके अंदर जैसे कल पता चला कि किसी भी चीज़ के अंदर यदि डेवलप्ड ब्रेन है, या वो सप्त धातुओं से बना हुआ है, या उसे ट्रेन किया जा सकता है, तब उसके अंदर हम जीवन को मानते हैं कि मतलब जीवन होता है। जीवन होता है। और उसके अलावा जैसे हम पेड़ पौधों की बात करते हैं, तो उनके अंदर जीवन नहीं होता, उनके अंदर प्राण होता है। बहुत बढ़िया। और पहचानना, निर्वाह करने की क्रिया होती है। और जब हम जीव अवस्था की बात करते हैं, तब हम बोलते हैं कि उनके अंदर जीवन तो होता है, लेकिन जो जीवन क्रियाएं होती है वो कम होती है। जैसे वो भी तुलन तो कर सकते हैं कि क्या अगर दो चीज़ उनके सामने खाने की हो तो वो भी शायद तुलन करें, लेकिन उनका विश्लेषण नहीं है, वो बचा के नहीं रख सकते कि इसको मैं अभी होल्ड कर लेता हूँ, बाद में खा लूँगा। बहुत बढ़िया। तो ये उनके अंदर होता है। और खाना कैसे डिसाइड होता है, तो उसके बारे में भी सीखा कि कैसे पता चलता है कि हमें क्या खाना चाहिए। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर से ही पता चलता है, ये नेचर के अंदर प्राकृतिक है कि आपका जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है वही आपको खाना चाहिए।
ऐसा। बहुत बढ़िया, काफ़ी बढ़िया, उन्होंने अपना विचार भी लगाया, तो यही बढ़िया है। आप अपना शोध अपने आप शुरू हो जाता है, यहाँ पे कुछ नियमों की जानकारी मिलती है, फिर हमारे में कल्पनाशीलता है ही, तो हम उसके आधार पे नई नई चीज़ों को और जोड़ सकते हैं, है ना। तो इन्होंने बढ़िया बताया। अब आगे बढ़ने से पहले किसी का कल की चर्चा में कोई क्वेश्चन या कुछ और लगा कि मुझे भी बताना है, क्योंकि आज हमने तय किया कि 2 से ही रिवीजन करवाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो बेटा बताओ। अच्छा, एक और इससे पीछे, ये सबके कंक्लूजन ठीक लगते हैं या किसी को लगता है कि नहीं मेरा ये कंक्लूजन नहीं बनता है? ये सबको लगता है निष्कर्ष? किस किस को ये लगता है कि हाँ मुझे भी यही निष्कर्ष निकल के आते हैं? चलिए, जिनको निकल गए बहुत बढ़िया, बाकी अपना शोध करते रहें जी। मेरा भी फोटो है ना भैया, ऐसे करते हुए? हाँ, बढ़िया। इसलिए मैं पोज दे रहा था कि पता नहीं भैया मेरा भी खींच रहे हो या बोर्ड का ही खींच रहे हैं, तो मुझे पक्का नहीं पता। हाँ जी, मैं ये निष्कर्ष बताना चाहूँगा। बताना चाहोगे? हाँ। उधर मुंह करके बताओ, मुझे लगा कि पढ़ के बताए। नहीं नहीं, मुंह उधर करके बताओ। इधर आओ, इधर यहाँ पे खड़े हो और कैमरे की तरफ देखो कि आपको क्या निष्कर्ष निकले। हाँ, ये कौन से निष्कर्ष हैं ऐसे? मेरा जो निष्कर्ष निकला वो यह है कि मैं हूँ तो जीवन ही, मैं कौन हूँ? तो मैं जीवन हूँ और मैं चाहता तो निरंतर सुखी ही रहना चाहता हूँ। अब मैं सुखी होऊंगा कैसे? तो मैं समझपूर्वक ही सुखी हो सकता हूँ। जब तक मुझ में समझ नहीं है तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ। और समझने के लिए जो मानव शरीर है अपना, ये ही एकमात्र साधन है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि अपन को कुछ भी सीखना है तो उसके लिए अपन को मानव शरीर की ज़रूरत है। तो अपन को अगर कहीं दूसरे शहर पे जाना है तो अपन को गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से अपने मानव शरीर का भी उसके अंदर प्रयोग आता है। और ये है कि शरीर उपलब्ध होने के लिए स्त्री पुरुष शरीर है। मतलब कि एक शरीर के लिए स्त्री और पुरुष का शरीर है पहले से ही। और पांचवी चीज़ ये है कि शरीर के पोषण व संरक्षण के लिए सुविधा जो मानवेतर प्रकृति से हमें नियोजित से उपलब्ध होती है, इसके कहते हैं। मतलब शरीर का अगर मुझे पोषण करना है तो उसके लिए मुझको सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी। सुविधाओं में जैसे भैया ने भी बताया था कि सुविधा इज़ नॉट इज इक्वल टू सुख, बट यहाँ पे मुझको कुछ सीखना है तो उसके लिए मेरे को शरीर की आवश्यकता है। और मुझे अगर शरीर मेरा सही रहे तो उसके लिए मेरे को सुविधा की ज़रूरत पड़ती है। और क्या क्या सुविधा चाहिए? जैसे आपको शरीर ठीक रखने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, हवा, ये सब। और ये सब सुविधाएं आती है मानवेतर प्रकृति से। मतलब जीव अवस्था, प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था से ही ये सारी चीज़ें आती है। जैसे मकान बनाना है तो वो पदार्थ अवस्था से आएगा, क्योंकि तभी मिट्टी, पानी और ये सब चीज़ें आती है, तो तब जाके एक मकान बनता है। और अपन को प्राण अवस्था से भी गेहूँ चाहिए, रोटी चाहिए, ताकि अपन उसे खा सके और अपना पोषण भी कर सके। और उसी के साथ साथ अपन जीव अवस्था से भी बहुत सी चीज़ें लेते हैं। जैसे गाय का दूध भी अपन लेते हैं पीने के लिए। और आज के टाइम पे ऐसा भी होता है कि गाय और इन सब की चमड़ियों से भी कपड़े बनाए जाते हैं, पर वो सही नहीं है, वो नहीं करना है। लेकिन जीव अवस्था से जो अपन को दूध और ये सब जो दूसरी चीज़ें हैं वो मिलती है, वो मिलता है, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ अपन को चाहिए। और समझ और कौशल के लिए ही शिक्षा है। मतलब समझ यानी कि मुझको जैसा सेकंड लाइन में है, मैं समझपूर्वक ही सुखी होता या रहता हूँ, क्योंकि उसी समझ को देने के लिए शिक्षा है। और कौशल यानी कि कोई स्किल, जैसे अगर मैं खेती करता हूँ तो खेती करना मेरी एक स्किल है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। उन्होंने काफ़ी सोचा है
थोड़ा थोड़ा देखने की जरूरत पड़ी, लेकिन उसको एक्सप्लेन कर पाए, ये बढ़िया बात है ना। बेटा इनको देख के आप में से किसी को लग रहा है कि मैं भी ऐसे बता सकता हूँ या सकती हूँ? बढ़िया, आ जाओ बेटा। आज सुनील भाई अपने टीचर लोग कहाँ हैं? मुरली, अच्छा आप एग्जाम का वो है, ठीक। मुझे वही लगा कि आपका टीचर पे ज़्यादा ध्यान रहता है, नहीं तो टीचर को भी बुलवाते हैं कि भाई बताओ क्या समझ में आया, पर आपके टीचर ही नहीं दिख रहे हैं, तब बुलवाएंगे, ठीक है। हाँ जी, बताओ बेटा। नमस्ते सभी को। नमस्ते। मैं जीवन हूँ और मैं निरंतर सुख चाहता हूँ। तो हमेशा मतलब सुखी रहने के लिए समझ और जीवन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो समझकर ही मैं सुखी होऊंगा, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। तो समझने के लिए हमें मानव शरीर की आवश्यकता पड़ती है, और उसी से जब तक हम जीवन और मानव को समझेंगे, मानव बराबर जीवन प्लस शरीर, तो जीवन मानव शरीर एक साधन के रूप में कार्य करता है। जैसे मतलब गाड़ी चलती है, उसी तरह मतलब गाड़ी को चलाने के लिए उसके ब्रेक हैंडल होते हैं, उसी तरह हमारे मतलब जीवन को चलाने के लिए शरीर सहायक है उसमें। और मतलब जीवन शरीर को चलाता है, जैसे ब्रेक एक्सीलेटर होता है, ऐसे हाँ। मस्तिष्क होता है, जबान होती है, ये सब इंद्रियाएं होती हैं। हाँ, तो अगर आपको वो एनालॉजी लेना है कि भाई गाड़ी में ब्रेक क्लच सिस्टम होता है, तो शरीर में, क्योंकि शरीर गाड़ी की तरह है, जीवन ड्राइवर की तरह है, अगर आपको उदाहरण लेना है तो। ठीक है बेटा। हाँ जी। और शरीर उपलब्ध होने के लिए स्त्री पुरुष शरीर आवश्यक है। तो वो प्रकृति में है ही, वो प्रकृति में है ही है। एक शरीर के निर्माण के लिए दो शरीर की आवश्यकताएं होती है। बहुत बढ़िया। शरीर के पोषण व संरक्षण के लिए जो सुविधा उपलब्ध है वह मानव प्रकृति में नियोजन से प्राप्त होती है। उसका उदाहरण ये ले सकते हैं कि हम जब खेत में काम करते हैं, तो खेत में जो भी मतलब हमारा श्रम होगा, हम कार्य करेंगे, उसमें निराई गुड़ाई बीज डालेंगे, वो सारा किया गया कार्य हमारा श्रम था, और वो हमारे शरीर के लिए सुविधा जुटाने के लिए आवश्यक था, न कि जीवन के लिए। जीवन के लिए तो हमें समझ की ही ज़रूरत पड़ेगी। वो दोनों जो भी हमने कार्य किया और हम जो कार्य करेंगे, तो उसके लिए हमें समझ और कौशल की दोनों की आवश्यकता। समझ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और कौशल हमारे शरीर की सुविधाओं के लिए आवश्यक है। जब मतलब कौशल और समझ दोनों में मतलब तालमेल बिठा पाएंगे और सही तरह से उन दोनों की व्यवस्था को समझ पाएंगे, तो हम अपने आप में सुखी हो जाएंगे और प्रकृति की पूरी व्यवस्था को समझ पाएंगे कि प्रकृति किस प्रकार हमें दे रही है और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, और उसको प्रदूषित नहीं करना चाहिए। किस प्रकार मतलब हमें मतलब पता चल जाएगा कि ये प्रकृति में पर्याप्त है और हमें इसके लिए भाग दौड़ नहीं करनी है, हमेशा सुखी रहेंगे हम। बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू। तो इन्होंने ये जो 6 हैं, 7वां भी लिख दिया। जैसे 7 फेरे होते हैं ना, और विवाह के समय ये 7 फेरे होने चाहिए। क्या है, मैं जीवन हूँ, तो है ना। कल कई साथी लोग बात कर रहे थे ना, हमको शादी विवाह की बात कर, तो ये 7 फेरे हैं। 7वां इन्होंने बता दिया है ना। ये जो 5वां है, मैंने 2 को मिला दिया था भैया, सुनील भैया, थोड़ा लंबा हो गया है ना, तो ये 2 बन सकते हैं। तो ये विवाह के 7 फेरे हैं। बढ़िया, खूब बढ़िया बताया बेटा अपना ही। तो आगे बढ़ते हैं फिर। नहीं, इसका मतलब कंक्लूजन बन रहा है बच्चों में, और केवल रट नहीं रहे हैं, अपना उदाहरण दे दे के उनको बता भी रहे हैं। भाभी आज ठीक है, आप मुस्कुरा कम रही हैं थोड़े से, तबीयत ठीक है? अच्छा, कहाँ है भाई? आज थोड़े दूर दूर बैठ गए आप, पास आ जाइए। वो थोड़ा निराश, थोड़ी सी। सब ठीक ठाक है परिवार में? लग नहीं रहा है आज कुछ थोड़ा सा। आज परिवार व्यवस्था की बात होने वाली। हाँ, यहाँ ज़्यादा ठीक लगते हैं आप नज़दीक में। हमको ऐसा अभ्यास हो गया, आदत पड़ गई आपको साथ देखने की। हाँ हाँ बिल्कुल, वही जगह आपकी। वो जरा दूर मतलब, है ना। ठीक बात है। हाँ, वैसे ये ज़्यादा जगह उचित। तेरे चरणों में है ना मेरे स्थान रहे, स्वर्ग वही है। ठीक बात है। तो
अब हम परिवार व्यवस्था की बात करेंगे तो एक होमवर्क करेंगे, मैं जब तक मिटाऊंगा तब तक आप एक विचार करेंगे। अब हमने इतना सब निष्कर्ष निकाल लिया है, अब अप्लाई करने का समय आ गया है ना। हमने फंडामेंटल्स जो एग्जिस्टेंस के हैं वो मानव और प्रकृति से पूरे हो जाते हैं। अब इनके आधार पे आगे का कार्यक्रम निकलता है ना। दिस इज़ लाइक लॉज कि एवरी एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, अपोजिट और इक्वल। पर जब उसको ये तो पढ़ लिया, इसका अप्लाई कहाँ होता है? हाँ मतलब उसका रॉकेट में होता है, न्यूटन के थर्ड लॉ का। और यहाँ पे जो हमने नियम अभी तक समझे हैं सही बात है भाभी, आगे हैं एकदम, दे दिए आप, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, जिन्होंने पहले किया हुआ है वो तो ठीक है, जो नए लोग हैं, कि अब इसके आधार पे हम परिवार किसको कहेंगे, परिवार की क्या परिभाषा बनेगी, उसको ज़रा सोचिए। तब तक मैं मिटाता हूँ, 30-40 सेकेंड्स का समय लीजिए। परिवार मतलब क्या है ना, ठीक है ना। परिवार का अर्थ क्या है, परिवार व्यवस्था क्या नेचुरल है या अननेचुरल है। मतलब मानव, जानवरों में कहते हैं परिवार नहीं होता है, तो क्या लगता है परिवार व्यवस्था हमारी आवश्यकता है या नहीं है, या हम जानवरों की तरह रह सकते हैं क्या। तो ये सब मुद्दे आते हैं, परिवार व्यवस्था की तरफ जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई है ना, जानवरों में तो शादी नहीं होती है, तो आदमी को करने की क्या ज़रूरत है। तो हमें जानवरों से सीखना है कि जानवरों को हमसे सीखना है मतलब कई बार जब लोग ऐसा कहते हैं तो उसमें ये माने रहते हैं कि हमको तो जानवरों की तरह ही जीना है। तो हम जानवरों से अच्छे हैं कि जानवरों से बुरे हैं, अभी तो प्रमाण नहीं दिया हमने, है ना। अभी तो लगभग जीवों की तरह ही, बल्कि उनसे ज़्यादा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, मानव की वजह से। तो हम कंफ्यूज्ड हैं, बर्बाद भी कर रहे हैं और जानवरों की तरह जीना भी चाहते हैं। तो कम से कम उनकी तरह जीना है तो भाई कच्चा पत्ती फूल खा लो, फिर कुक करके क्यों खाना है, संग्रह मत करो। अगर जानवरों की तरह जाने तो पूरी तरह जानवरों की तरह जियो। ऐसा थोड़ी कि मीठे मीठा गप और कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा बोलते हैं ना भाई, कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप। जहाँ अपने को अच्छा लगता है वहाँ जानवरों की तरह नहीं जीना है, और जहाँ अपने को मनमानी करनी है वहाँ जानवरों की तरह जीना है, ऐसा नहीं है। जीना है तो पूरी तरह, हाँ ज़्यादा नहीं खा सकते। तो क्या लगता है, अब ये सब मैंने आपको थोड़ा क्लू दिए। क्या दिए? क्लू, क्योंकि इन पे डिबेट चलती है। नेचुरलिस्ट एक बहुत बड़ा समुदाय है जो कहता है कि नेचुरलिस्ट, जैसा मानव पैदा होता है वैसे ही जानवरों की तरह ही जीना है। तो कपड़े भी नहीं पहनने हैं, पर रहते घरों में हैं, कभी कभी बीच पे चले जाते हैं, पर उनके एयर कंडीशन जैसे घर रहते हैं। भाई नेचुरलिस्ट है तो फिर एयर कंडीशन घर कहाँ से आ गए? आप केवल कपड़े उतार देने से नेचुरलिस्ट थोड़ी हो गए। खाना भी फिर वैसे ही खाओ, रहो भी जंगलों में, फिर नेचुरलिस्ट माने जाओगे। कि ठीक है भाई, हमको कुछ मशीनीकरण नहीं करना है, क्योंकि जानवर के पास, किसी के पास कोई छुरी कांटा है क्या? शेर ऐसा थोड़ी करता है। अच्छा ठीक है, कच्चा ही खाओ, मांस भी खाना है तो उसको भूनो मत, मसाले वसाले मत लगाओ, तब देखो कि डाइजेस्ट होता है कि नहीं होता है। अभी तो आप क्या करते हो, उसको रोस्ट करते हो, उसमें बहुत सारे मसाले डालते हो, फिर जब जाके डाइजेस्टिव बनाते हैं उसको। डाइजेस्टिव नेचुरल नहीं है मानव के लिए कच्चा मीट। किसी फिश का हो भी जाए, पर वो भी धीरे धीरे अभ्यास की ज़रूरत होती है, एकदम खाने से पेट खराब होता है ना। तो नेचुरलिस्ट का क्या मतलब है? क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट आता है कि नेचर में तो कहाँ परिवार है, नेचर में तो कहाँ शादी है ना। तो नेचर में तो कहाँ, मतलब जो है बच्चों को 18 साल तक या 10 साल तक माँ बाप पालते हैं, वो तो पैदा हुआ, उड़ने लगा तो तू अपने घर, हम अपने घर। ऐसा ही वेस्ट में कई बार ये मॉडल चल भी रहा है कि बच्चों को बिल्कुल शुरू से ही, एक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या होता है, बच्चे को बड़ा गोदी में रखते हैं, है ना, और उसको सुलाते हैं, पास में ही सुलाते हैं अपने में। वहाँ पे तो क्या है, पैदा होते हैं उसको पहले से ही, कि ताकि उसको अटैचमेंट ही ना बने, पहले से ही इंडिपेंडेंट होना सीख जाए। तो साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं उससे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो ये सारे मुद्दे मैंने आपको परिवार व्यवस्था से, जो अब एप्लीकेशन है अब इस ज्ञान का, जो हमने इतना सुना है, इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए इन सब मुद्दों को जोड़कर आपको अब क्या लगता है कि परिवार, दो जवाब देने हैं, क्या ये प्राकृतिक व्यवस्था है या मानव का कोई कल्पना है? कल्पनाशीलता तो होगी, है ना। ये अस्तित्व सहज व्यवस्था है या अनावश्यक है, ऐसा कह सकते हैं।
परिवार, और है तो फिर किसको परिवार कहेंगे, परिवार की परिभाषा क्या बनेगी? अब तो मैंने तो मिटा दिया है, पहले कौन हाथ खड़ा करेंगे वो बताएंगे। नरेंद्र भाई पहले बताना चाह रहे हैं जी? अच्छा, वो या हाँ जी। इतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि परिवार क्या है, अच्छा। पर इतना मैं बता सकता हूँ कि वो आवश्यक है या नहीं है। अच्छा बताओ। तो है तो वो आवश्यक। हाँ, नहीं तो खाना पीना कहाँ से मिलेगा बच्चों को? हाँ। सही बात है। क्योंकि जितना भी अपन कुछ भी कर ले, अगर कपड़ा आ रहा है तो कपड़ा किसी और से आएगा, मार्केट किसी और से आएगा, खाने की वस्तु किसी और से आएगी, चश्मा किसी और से आएगा, मोबाइल किसी और से आएगा, माइक किसी और से आएगा, और तेल कोई और बनाएगा, पंखा कोई और बनाएगा, लाइट कोई और बनाएगा। ये वैसे बेटा समाज वाली बात हो गई थोड़ा सा। आप थोड़ा सा आगे जंप कर गए है ना। आपने सोचा बढ़िया है। परिवार और समाज को आपने साथ साथ ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वास्तविकता तो ऐसे ही है, बढ़िया। पर कोई बिना परिवार के कोई भी नहीं रह सकता। बहुत बढ़िया। तो आवश्यक है ऐसा लगता है इनका कहना। आवश्यक है। और कोई इस पे कुछ कहना चाहें? गिरिराज भी है। सर मेरे अनुसार भी ये आवश्यक है, क्योंकि मैं मानव, मेरा धर्म यही है कि मैं सुखी रहूं। और जब भी कोई बच्चा होता है तो बच्चा होते ही समझ के साथ नहीं आता। तो अब वो मेरा धर्म तो है कि मैं सुखी रहूं, मतलब मैं उससे अलग नहीं हो सकता। तब अगर मेरे पास परिवार नहीं होगा तो मैं जैसे जैसे बड़ा होता जाता हूँ, मैं अपने आसपास की कंडीशंस का ही एल्जेब्रिक सम या सम होता हूँ। तब मेरे को समझ देने के लिए, क्योंकि समझ इज इक्वल टू सुख, और सुख मुझसे अलग नहीं हो सकता, तो मुझे वो समझ देगा कौन? हाँ, मुझे समझ परिवार से ही मिलेगी, तो परिवार आवश्यक हो ही जाता है। और शरीर का पालन पोषण भी दोनों के लिए। बहुत बढ़िया। नंदिनी बेटा। परिवार इसलिए भी आवश्यक है कि जब बच्चा होता है और माँ बाप समझदार होते हैं तो वो अपनी समझदारी प्रमाणित कर पाते हैं उसको समझ देकर। क्या बात है, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही आपने तो आप जोड़ रहे हैं हम, देखिए है ना। तो बढ़िया बात है ना। सब अपना अपना एक, अब इन्होंने एक मानव की परिभाषा याद की हो। हाँ बेटा, कैसे आ गया आपने, कैसे सोचा, कहीं पढ़ा, किसी ने बताया, अपने से कैसे सोच लिया? सुनील भाई थोड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि पहले शिविर में नंदिनी बहन को इतना कैसे दिखाई दे गया। ये तो हमको 24 ऐसा हम नहीं बोलेंगे। देखो ये भैया ये थोड़ा सा ब्रिज किशोर भाई को आपको थोड़ा कुछ लड्डू वड्डू खिलाना पड़ेगा, मतलब। और हाँ, फिर बढ़िया बात है, फिर नहीं सुना तो कोई अच्छी बात है। हाँ वैसे चलना चाहिए। हाँ बेटा, भैया पूछ रहे हैं आपको इतनी गहरी बात कैसे एकदम दिखाई दे गई? वो शिविर देखा था यूट्यूब पे। हाँ, तो उसका भी असर होता है। देखिए ईमानदारी से बोला, नहीं तो बोल सकती थी कि देखो मैंने सोचा है, लेकिन उन्होंने बड़ा ईमानदारी से बताया। इसके लिए, ईमानदारी के लिए भी तालियां। भाई यूट्यूब पे पहले देख लिया है, पता चल गया गहराई से। हाँ, पर उसको सुना है ना। सही बात है। हाँ 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 सही बात। तो बढ़िया, इन्होंने काफ़ी सारे बातें बता दी। और कोई किसी को कुछ कहना हो तो अब इसकी परिभाषा। हाँ बताइए भावना बेटा। भैया जैसे है ना, हाँ अभी अपन ने मानव को जाना ना कि शरीर और जीवन दोनों है। हाँ। है ना। तो जब शरीर की बात आती है तो हमारी कुछ जैसे आवश्यकताएं हमने देखी थी कि सुविधा हमारी आवश्यकताएं है ना। तो अगर हमारे आसपास जैसे परिवार हम देखते हैं ना, तो जैसे पापा है, मम्मा है ना, तो वो मेरा शरीर का ख्याल रखते हैं, उसके साथ साथ में मेरी जो ज़रूरतें वो भी पूरा करते हैं, है ना। तो मैं सबको अप्रोच नहीं करती, या सब जन मेरे लिए काम नहीं कर सकते। तो कुछ जन ऐसे होने चाहिए मेरे लिए जो मेरी मतलब भौतिक आवश्यकताएँ हैं मेरे शरीर की, वो भी पूरी करें। और जो सुख वाली आवश्यकता है वो तो मैं सबके साथ कर सकती हूँ, पर न्याय मैं कुछ जन के साथ ही कर पाऊंगी ना। मतलब पूरी मतलब जो जितनी भी दुनिया है उनके साथ में मतलब ऐसा जा तो नहीं पाऊंगी ना। तो कुछ लोग मेरे आसपास मतलब होने चाहिए उस तरीके से मुझे। बढ़िया। तो परिवार, अब इस आपने बढ़िया बता दिया, व्याख्या की। अब इसकी परिभाषा थोड़ा बनाने की कोशिश करो। जैसे समाज शास्त्र किन्होंने पढ़ा है, समाज शास्त्र में एक परिभाषा आती है। दीदी इतने तो साइंस पढ़ी है। सोशियोलॉजी बेटा बताइए। है जी? नहीं, सोशियोलॉजी में बताते हैं परिवार किसको कहते हैं।
अच्छा, फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ाने में आया नहीं है। अच्छा, समूह होता है ऐसा कुछ एक बताते हैं, एक छत के नीचे रहता हुआ, ऐसा कुछ वो परिभाषा बताते हैं। आपको कुछ आइडिया? आपने तो कॉमर्स पढ़ा है। अच्छा, इस साइड पे नहीं। हाँ, वो तो फिर एक अलग ढंग के है। अभी हम वंशवृद्धि के लिए परिवार आवश्यक है। वंशवृद्धि तो उसमें वंश आता है ना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी कोई जरूरत नहीं परिवार के। वो तो वैसा बोलते हैं वो। चलिए, और एक मिनट दीदी, हाँ माइक उनके पास भी चला गया है। इसकी परिभाषा ये हो सकती है कि मानव जीवन का अकेले इस अस्तित्व में कोई कार्यक्रम नहीं है। अकेले मतलब नंबर आ गया, संख्या, मतलब कि वो, हाँ मतलब अकेले होगा कि कुछ होंगे, समूह की बात आई। ठीक है, एक ये बताते हैं। देखिए, कंवर भाई फिर दीदी को दें। पढ़ाई लिखाई के बैकग्राउंड से सोशियोलॉजी की जो बात आई, तो मैं भी सोशल वर्क का स्टूडेंट रहा हूँ। तो हमें उस समय बताया गया था कि ये परिवार एक ऐसी इकाई है जहाँ हर एक परिवार के सदस्य का एक स्टेटस होता है, और उस स्टेटस के हिसाब से उसको रोल भूमिका निभानी पड़ती है। और ये स्टेटस जैसे जैसे चेंज होता है, रोल उसका वैसे वैसे, जैसा स्टेटस वैसा ही रोल। ये नहीं कि मैं कंपनी में बॉस हूँ तो यहाँ भी आके बॉस रहूँगा, फादर हूँ तो फादर का रोल प्ले करता। वो तो थोड़ा अलग बात होगी भैया। अभी परिभाषा को जांच रहे हैं। जैसे हमने तो हर शब्द को बताया ना अच्छे से, कि तुलन का क्या मतलब होता है, सुविधा क्या है, शरीर की आवश्यकता सुविधा है। परिभाषा का मतलब होता है कि जो कोई शब्द है उसका अर्थ हमको स्पष्ट हो जाए। क्या कमलेश भाई? इंदु दीदी बता रही। हाँ जी, पहले इंदु दीदी बता दें, फिर कमलेश भाई। बच्चे बच्ची, माता पिता, दादा दादी सब एक ग्रुप में रहते हैं, उसको परिवार बोलते हैं। ग्रुप यानी समूह हो गया। हाँ, संख्या की समूह। बात हो गई। अच्छा, हो गया। संबंध क्या है? आपने जो है ये बताया, माता पिता, इनको हम संबंध बोलते हैं। तो संबंध की बात आएगी, है ना, संबंध का आधार की बात आएगी। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला रह नहीं अब सकता। प्राणी तो नहीं है, जीवन, जो भी ये शब्द ऐसे आते हैं मेरे। हाँ, पुराने वैसा है। हाँ, मैं अब प्राणी तो पेड़ पौधे हो गए। नहीं, अब मानव, मनुष्य एक जो चैतन्य जीव क्या तो क्या बोलते हैं आप, जो सामाजिक इकाई है। अब इकाई, और वो मतलब उसका जो अस्तित्व और उसका विकास बिना किसी के सहयोग से संभव नहीं, इसलिए परिवार की अपन संज्ञा देते हैं उसको। और दूसरा एक ज्ञान, क्या संभव नहीं है? उनका मानव जाति का जो विकास और डेवलपमेंट्स, उसको कह सकते हैं। कैसे? और एक ज्ञान अवस्था की इकाई है जो अपन को ज्ञान है वो एक ट्रांसफर करने का माध्यम। मतलब आज एक किसी पशु में दूसरे उसके बच्चों में वो अपन ट्रांसफर नहीं कर पाते, जो अपन ज्ञान की बात करते हैं। ये एक ट्रांसफर करने के माध्यम से परिवार का जन्म होता है। बहुत बढ़िया। तो सबने जो बताया, थोड़ा थोड़ा सबने ऐड किया। नहीं, कोई बात नहीं, लैंग्वेज मैं दूंगा। देखो, मेरा आधा काम ये है कि जो आप बताते हो उसके लिए सही शब्द, निश्चित शब्द, ताकि एकदम सटीकता के साथ सटीकता आ जाए। तो थोड़ा दीदी की बात सुनते हैं। विनीता दीदी। प्रकृति में ना मानव को ऐसा बनाया है, उसकी शारीरिक संरचना को ऐसा बनाया है, जब वो शिशु पैदा होता है उसका अकेले जीवन, मतलब स्टार्टिंग से जीवन यापन करना शायद संभव नहीं है। इसीलिए शायद परिवार की आवश्यकता पड़ी। जैसे शरीर के बनने के लिए भी स्त्री पुरुष दोनों की आवश्यकता है, उसी प्रकार उसके पालन पोषण के लिए भी परिवार की आवश्यकता थी। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए इसका शायद शुरुआत हुई परिवार से मिलके, फिर धीरे धीरे समाज, जैसे परमाणु से अणु से पेड़ पौधे, और से दीदी ने पकड़ लिया विज्ञान के साथ। विज्ञान के साथ उन्होंने मानव को, वैसा ही है। सिद्धांत तो सब जगह एक जैसा होता है। जैसे हमने कहा ना, गुब्बारे में भी वही सिद्धांत, रॉकेट में भी वही, जो अणु परमाणु में सिद्धांत है वही मानव में भी सिद्धांत है, कोशिकाओं में भी वही सिद्धांत है। इतनी सारी कोशिकाएं में वो परिवार से समाज से आगे बढ़। तो हाँ जी, बिल्कुल, इनका तो निकल पड़ी। इनका इतना ही एफर्ट था कि यहाँ तक ले आए भाभी जी को, वो आ गई हैं। बस अब आगे तो आप सबकी जिम्मेदारी, हम सब मिलके एक दूसरे को तार देंगे, है ना। तो जो हमारे पहले संजू बेटा ने डायग्राम बनाया था, सबने मिलके
मुरली भाई, संजू बेटा, और वो क्या नाम है उनका, दिशा, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, उसी को नीचे बताते हैं मानव, परिवार, समाज और मानवीकृत व्यवस्था। ये उसके नीचे भी 4 भाग बनते हैं। तो जो आपने कहा कि वो इवोल्यूशन का ये भाग है, तो अब जो परिभाषा बनेगी, देखिए मैं लिखता हूँ जो सब आप लोगों ने बताई है ना। अब एक और ध्यान दें, अगर किसी का और शब्दों का भी सिलेक्शन होता है, अभी तक के जो मैंने कंक्लूजन यहाँ लिखे थे उनका प्रयोग अब इस परिभाषा में होगा, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया परिवार क्या है कि जो मानव का प्रयोजन है, मानव का लक्ष्य है, वो पूरा कहाँ होगा। तो मानव की, हाँ जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ मतलब है ना, मानव है, मानव खुद को समझेगा तो खुद के समझने के लिए वापस वो दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहता है, तो व्यवहार करने के लिए उसे आसपास दूसरे मानव की आवश्यकता होगी, तो उसकी शुरुआत परिवार से ही होगी। वो क्या बात है, आपने अभी सोचा है कि यूट्यूब में देखा है? अभी सोचा है। तो एक बार और तालियां बजा दे, अब ईमानदारी से, जबरदस्त है भैया। सबका सुन के मतलब माइंड में बात आई कि है, मतलब परिवार की तो आवश्यकता होगी सबसे पहले, मतलब उसे अपने जैसा दिखेगा, मिलेगा तो उसके साथ अपनी शेयरिंग कर सकेगा। कुंज बिहारी भाई क्या बात है, देख रहे हैं ना बच्चों का, आगे की पीढ़ी आगे। हमारे तो बाल सफ़ेद होने को आए तब समझ में नहीं आ रहा है, इनको अभी से समझ में आ गया। तो ये सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? सुखी रहेंगे। क्या बात है? लेकिन इस बार हाँ वही उन्होंने बताया, दूसरा शिविर है ना बेटा। हाँ तो लेकिन दूसरे में भी इतनी, अब भैया बोलेंगे हमको तो 24 शिविर में भी क्लियर नहीं होता है लेकिन कदम आगे बढ़ रहे हैं। आपने राजस्थान को सब लोगों ने मिलके, है ना, विजय भाई कहाँ हैं, विजय भाई और आदित्य भाई और कुंज बिहारी भाई, पूरी टीम के लिए जो यहाँ मुझे नहीं दिख रहे हैं, सुबह ज़्यादा दिखते हैं, है ना, उन सभी के लिए, अनिरुद्ध भाई, आदित्य भाई, ये सब मिलके, महेश भाई, है ना, कहाँ हैं, हाँ सुरदुल भाई, क्या नाम है, शादुल भाई जैसे नहीं मुझे पता है, वो थोड़े शर्माते हैं, कम बोलते हैं, काम ज़्यादा करते हैं ऐसा लगता है जब व्यक्त करते हैं तो, लेकिन थोड़े चुपचाप आराम से 7 दिन उनकी यहाँ पे सभा को, भैया नमस्ते तो कर दो सबको, आवाज़ तो पता चल जाए, आवाज़ पता है? अच्छा, तो सारी टीम ने ये जो एक है ना वैचारिक क्रांति इसको बोलते हैं कि हमको कोई धरना नहीं देना है कि हमको न्याय चाहिए, हमको सुखी होना है, हमको केवल यही काम करना है। कितने मजे से कर रहे हैं, कहीं जाके धरना दे रहे हैं क्या? किसी का विरोध, कोई विरोध नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है। जो आना चाहता है, कोई जाति का हो, जो आपकी जातियाँ हैं, इंजीनियर हो, फार्मर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, केवल मानव होना चाहिए। आपको हमारे कुत्ते को समझा दो, वो हम में क्षमता है ना, वो उसमें है भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं है, वो अपना खाना पीना खा के सोता है, उसको सोने दिया जाए आराम से, ये नहीं कि तू भी समझ, है ना, वो उसको नहीं है समझ की आवश्यकता। वहाँ पे जीवन केवल खा पी कर मस्त है ना। हमारा ही जो मानव है वो उससे आगे तो बढ़ गया है। तो देखिए एक उदाहरण आता है कि हम संतुष्ट क्यों नहीं है, हमें हमको अधूरापन क्यों लगता है। हाँ जी बताइए, थोड़ा माइक पकड़ा देंगे बेटा। अपन अपनी बेचैनी का कारण यही है कि जो जानवर में जो एक निश्चिंतता है, अपने एक बीच की कही है, मतलब मैं अपनी भाषा में, जो आपकी भाषा, जैसे जानवर, मनुष्य और देवता की परिभाषा है जो पूर्णता को उपलब्ध हो गया, जो पूरा अस्तित्व को समझ गया। अपन बीच में लटके हुए हैं और अपन में ये IQ है, चैतन्य है कि ऐसा कुछ और है जिसको मैं जानना चाहता हूँ, और मुझे वही बेचैन करके अपन को देवता की ओर ले जाता है। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये हमें पूर्णता की प्यास, इसको बोलेंगे, हमें पूर्णता की तलाश है, पूर्णता की प्यास है। तो अधूरेपन का जो एहसास है वो क्यों है, जो भैया ने बताया उसी को मैं और थोड़ा अगर डिटेल करूं तो देखिए, मैं उदाहरण लेता ही हूँ पिंटू भाई का, है ना। पिंटू भाई हैं, उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की, बढ़िया से BA MA PhD किया, है ना, MBA किया, BCom किया, फिर MBA किया, फिर PhD कर लिया, या समझो कि इंजीनियरिंग की और फिर MBA किया, और एक कंपनी ज्वाइन करने गए। क्या करने गए भैया? पिंटू भाई
इस कहानी से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, है ना, ध्यान से सुने, क्योंकि बाद में मैं किसी भी काम को सरदुल भाई, सादुल या सरदुल, सादुल है ना, मैं लिखता हूँ, मुझे किसी ने आपका सारदुल बोला तो तब से वही याद है। सादुल नहीं, रा नहीं है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो क्लियर करना था, ठीक है ना भैया? सादुल भाई, नहीं तो सारदुल भाई या शारदुल भाई ऐसे बोलते थे। आज देखो आप साधु समझते थे, वो अपना अपना भ्रम हो ही जाता है बोलने से ना, क्लियर नहीं होता। तो पिंटू भाई देखिए, तो पहले मैं डिस्क्लेमर करूं, मैं हर काम को महत्वपूर्ण मानता हूं, कोई भी काम मेरे लिए छोटा बड़ा नहीं है ना, पहला ये डिस्क्लेमर है, क्योंकि ये उदाहरण है, तो उदाहरण को बताने के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, पर वो उदाहरण की सीमा के अंदर है। तो पिंटू भाई ने ऐसे ही इंजीनियरिंग की, MBA किया और एक कंपनी में मैनेजर बनने के लिए चले गए। उनका बढ़िया से उस कंपनी में क्या अपॉइंटमेंट हुआ, नाम दिया गया मैनेजर। क्या दिया गया? उनको सैलरी भी बहुत बढ़िया दी गई। कितनी दी गई? 50-60 हज़ार से शुरुआत होती है लगभग। असिस्टेंट मैनेजर कोई बनता है, मैनेजर बनता है, तो 1 लाख रुपए भी दे दी गई उसको, 1 लाख रुपए पर मंथ, साल की नहीं। बढ़िया, उनको बढ़िया से केबिन भी दिया गया, उनका जो CEO था, तो मैनेजर दिया गया और क्या दिया गया? सैलरी दी गई और केबिन भी दे दिया गया, एक कार भी दे दी कि देखो आने जाने के लिए आपको। उसने बोला मुझे करना क्या है, काम क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, सुबह सुबह आपको क्या करना है? झाड़ू पोछा करना है ऑफिस का। क्या करना है? अब पिंटू भाई की हालत कैसी होगी? क्या लगता है? फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि खुश हो जाएंगे? काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, उनको ये तो लगेगा नहीं यार अगर यही काम करना था तो फिर मुझे M.Tech, B.Tech, PhD करने की क्या जरूरत थी, ये तो मैं वैसे ही कर लेता, मैंने इतना सारा समय खपाया है ना, आपने मुझे मैनेजर भी बना दिया, सैलरी भी दे दी, लेकिन ये क्या मतलब हुआ? मेरा इसमें मेरी जो योग्यता है, फ्रस्ट्रेशन काम छोटा बड़ा नहीं है, पर जो उन्होंने योग्यता अर्जित की उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। पर ये पिंटू भाई कौन है? हम सभी हैं। हमको मानव का शरीर भी मिल गया है, मानव का पद भी मिल गया है, मानव की कल्पनाशीलता भी मिल गई है, प्रकृति से पूरी सैलरी भी मिल रही है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और काम हम किसका कर रहे हैं? झाड़ू पोछा, जानवरों जैसा, वही बस जिंदा रहने का काम करते हैं। तो सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? इसलिए दुखी हैं। पद भी मिल गया है, सुविधा भी मिल गई है, केबिन भी, घर भी बढ़िया बढ़िया मिल गए, लेकिन काम आहार निद्रा भय मैथुन उतना तो जानवर ही कर रहे थे। अभी सोच में, सदमे में है लोग। बेटा ताली बाद में बजाना, पहले सदमे से बाहर तो निकले। शौक, ये अरे ऐसा है क्या? जब मैं ये बात बताता हूँ तो शौक हो जाता है। अभी तक चुटकुले सोचते थे पिंटू भाई ये तो कोई चुटकुला आएगा, ऐसी भूमिका मिल जाती है। हाँ, ये वाला शॉकिंग है, तो मैं ये लास्ट के लिए रखता हूँ। पहले थोड़ा सा पिंटू भाई के साथ लगते हैं, अब तो कोई एंडिंग होगी जिसमें हंसी आएगी। यहाँ पे शौक हो जाता है, शौक, सदमा, अरे यार ये लग तो रहा है। मानव भी हूँ मैं, जानवर तो नहीं बुलाना पसंद करता कोई भी, किसी को गाली माना जाता है। कुत्ते, अबे कुत्ते खाना खा ले, ऐसे कोई बोलता है क्या? ऐसा कोई नहीं बोलता है ना? भाई साहब, बहन जी खाना खाइए, है ना? अगर नाम, पद, मानव, सारी सैलरी, सुविधाएं, मतलब प्रकृति को हमसे, जानवरों से ज़्यादा ले रहे हैं ना हम। भाई चपरासी को 10,000 मिलते हैं, मैनेजर को 1 लाख मिल रहा है, तो सैलरी बढ़ गई ना। जानवरों को क्या है, जैसे हैं वैसे ही हैं। सुनील भाई रोज बोलते हैं कि सबसे गंदा पानी जानवर पी लेते हैं, मानव को चाहिए सबसे अच्छा चाहिए। थोड़ा सा भी TDS बढ़ गया तो RO लगना है, और टेम्परेचर भी थोड़ा गर्मियों के दिनों में थोड़ा ठंडा होना चाहिए, मटके का नहीं तो फ्रिज का। सैलरी हमारी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सुविधाएं हमको, मकान भी बढ़िया, AC का चाहिए, गाड़ी चाहिए, चलना नहीं है। बेचारा हाथी अभी भी चलता है, कुत्ता अभी भी दौड़ता है, वो वैसे ही हैं। और काम हमारे बिल्कुल उतना ही कार्यक्रम, आहार निद्रा भय मैथुन, इतने में मानव का सुखी होना संभव नहीं है। यही अधूरापन है। हमको नाम, पद, सैलरी सब मिल गया, लेकिन काम नहीं बदला। हमारी योग्यता के अनुरूप हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारा आचरण, हमारी योग्यता जो है, जो प्रकृति से हमको कल्पनाशीलता मिली है,
कर्म सत्ता मिली है उसका उपयोग हमको किस लिए करना है जीवन को? स्वयं सुखी होने के लिए और दूसरों को सुखी होने का सहयोग करने के लिए। ठीक है? हाँ जी, माइक है, माइक। एक वो जब छोटे थे ना तो एक आती थी चाचा चौधरी और साबू, ऐसी कुछ थी एक वो, है ना? हाँ जी। तो आपको एक सीरीज निकालनी चाहिए मुझे पिंटू वाली जीवन विद्या भाई पिंटू एंड चिंटू। ओके, आप इस कहानी से भी समझा सकते हो आप। भैया मेरे पास काम काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है, मैंने बता दिया है। अब ये काम तो बढ़िया लगता है, पर आप में से कोई सहयोगी दे तो लिखने का कोई कर ले तो मैं कहानियाँ सिद्धांत बताता रहूँगा। चलिए ठीक है। अभी पहले से यूसीएफ का काम ही अभी समेटने में नहीं आ रहा है। वो एक चालू कर दिया है, पर ना तो शुरू होता दिखता है ना खत्म होता दिखता है। काम सारे बड़े बड़े ले लिए, है ना, लेकिन अभी लोग चाहिए हर काम में, है ना। तो चलिए आप तैयार कीजिए, हमारे पास काम पहले से बहुत ज़्यादा है ना। ऑफिस में क्या, जैसे मान लो 10 एम्प्लॉय हैं, हाँ हाँ, तो जो काम नहीं करता है उसको काम देते भी कम है। सरकारी दफ्तर की बात कर रहा हूँ मैं। और जो करता है उसके ऊपर काम ज़्यादा आता है। ये भी बात सही, मालूम है ये हो कर देगा, बिजी है तो भी कर देगा। सही बात। और जो आलसी उसको दे दिया, हाँ, ये मान के कि इस पर टाइम बहुत है करेगा, तो काम होगा ही नहीं वो। तो चलिए आप में से कोई, जितने भी मैंने इस बार चिंटू पिंटू के जितने भी किस्से सुनाए हैं उनका क्या अर्थ है, मतलब हर जोक का कोई ना कोई मीनिंग है, उसका बैकग्राउंड। जैसे किसी ने विष्णु क्या है पंचतंत्र लिखा था, हाँ, तो जानवरों के माध्यम से कुछ मोरल देने की कोशिश की, वो मिलता तो है नहीं, है ना। हमने चिंटू पिंटू इसलिए लिखा ताकि ना किसी जाति पे कटाक्ष हो, ना किसी संप्रदाय पे कटाक्ष हो, ना किसी, है ना। चिंटू पिंटू एक ऐसे कैरेक्टर हैं भी किसी भी धर्म संप्रदाय देश के हो सकते हैं, है ना, यूनिवर्सल मानव की बात हो रही है। तो आप दोनों मिलके जितने भी रिकॉर्डिंग से उनको सुनिए और उनसे क्या अर्थ है, फिर उनको और चिंटू पिंटू किस्से मैं बताऊंगा, तो एक किताब मिलके बनाएंगे इन दोनों के साथ साथ। इनको पहले तो हाँ बेटा, ये जोड़ेंगे इन दोनों के लिए, इस साहस के लिए तालियां, साधुवाद। आप कैमरे वाले भैया थोड़ा इन दोनों को फोटो भी ले लो, इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, मैं नाम बोल देता हूँ, अभी फाइनली कर दें टीम को। हाँ, मुस्कान बेटा और भावना बेटा दोनों मिलके, बाकी का टीम ये अपने आप जोड़ेंगे। पहला काम ये है कि इस शिविर में जितने भी चिंटू पिंटू के किस्से हैं वो उनका संदर्भ क्या था और उनसे अर्थ क्या निकला, क्योंकि जुग टकला केवल हंसने के लिए तो था ही, पर केवल हंसने के नहीं था, हंसने के साथ साथ उसमें जैसे भैया ने कहा बहुत गहराई की कोई मैसेज था। तो मैसेज क्या निकला, है ना, बैकग्राउंड क्या थी, किस संदर्भ में वो आया था, है ना, और उसका चुटकुले का वर्णन, और फिर संदेश क्या, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, ऐसा बोलते हैं ना। वेरी गुड। चलिए ये अच्छा हो गया। ऐसी एक सीरीज बनाते हैं, वीडियो भी और बुक फॉर्म में भी। बाकी का आप संभालें भैया, मैं इतना देख लूँगा कि इन्होंने वो ठीक से लिखा कि मैं रिव्यू का काम कर लूँगा, ठीक है, लिखने का काम आप कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास पहले ही मैं ओवरलोडेड हूँ। ऊपर से भैया तो खाली ये अनुसंधान करते रहे। हाँ, मैं करता हूँ नया कुछ पिंटू चिंटू को। बिल्कुल बिल्कुल, कहानियाँ बनाना मेरी जिम्मेदारी है, पर उसको हो जाएगा। हाँ भैया, एक मिनट माइक लेके। ये दोनों जो बालिकाएं हैं तैयार करेगी जिसको कहानी को स्वरूप को, उसको हिंदी टाइप में मैं हेल्प कर दूंगा इनका, हिंदी टाइप का काम मैं कर दूंगा इनका। चलिए और बढ़िया बात है। देखिए, पर आजकल तो ये लिखेंगे भी तो टाइप ही करेंगे, कंप्यूटर वगैरह में सीधे ही टाइप होता है, पर उसको टाइप सेटिंग मतलब बुक फॉर्म की बात कर रहे हो, डिजाइन वगैरह की। नहीं, ये जबरदस्त व्यक्ति है। अन्ना आंदोलन में जी हम जब चौराहे पे बैठते थे तो ये इनको काम, ये मैं तब से इनको इतना सम्मान से देखता हूँ। ये इनको काम नहीं बोलना पड़ता था, ये देखते थे क्या कमी है इस अन्ना आंदोलन में या चौराहे पर। अच्छा, ये आते थे और बोले ये मैं करके लाता हूँ। तो ये उन व्यक्तियों में से जिनको काम बताना नहीं पड़ता है, जो अपना काम समझ के जहाँ गैप होता है उसको फिल कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए तय हो गया, आगे। हाँ जी माइक। जैसा कि वो अंकल कह रहे हैं, वो छेदीलाल वाली स्टोरी को वहाँ सेट करेंगे। तो एक पिंटू भाई थे जिनका नाम था मिस्टर सी लाल, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। पिंटू तो जनरल है ना। हाँ, पिंटू तो किसी का भी हो सकता है, तो सी लाल भी पिंटू थे ऐसे। हाँ, है ना। जैसे हिंदी फिल्मों में विजय बहुत कॉमन नाम हुआ करता था, जो भी हीरो बन जाए उसका नाम विजय से शुरू होता था पहले। आजकल क्या हो गया है, राहुल और
जब से नए आए हैं उस समय हैं प्रेम, देव, ये नाम होने शुरू हो गए। तो पिंटू तो जनरल नाम है, वो अमिताभ का भी हो सकता है, शाहरुख खान का भी हो सकता है, छेदीलाल का भी हो सकता है ना? हाँ। ठीक है ना, बढ़िया। भैया जब मैं ये लोग काम करेंगे तो मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा उसमें जी। जब हम कोई काम करते हैं तो ये एक भागीदारी होती है। हाँ। उस समय भी हम अपना जो मूल्यांकन नहीं मतलब अपने आप को देख सकते हैं कि हम जब जो काम कर रहे हैं उस समय हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, हमारे भाव क्या बन रहे हैं। तो वो क्योंकि कई बार क्या है भैया बच्चों को थोड़ा ओवरलोड मत करो, जितना कर रहे हैं उतना ही करने दो। अभी अच्छा ठीक अभी आराम से भाई देखो, उनकी उम्र देखो और अपनी देखो जरा। भैया थोड़ा मजे के साथ करने दो। आपने उन्होंने अब एक और दे दिया कि अब अपना मूल्यांकन लिख नहीं पाएंगे फिर। सही बात है। आपने देखो एक और सुना दो पिंटू भाई की कहानी। देखो मुझे क्या है वैसे याद नहीं आती है, कोई छेड़ देता है तो फिर निकल आती है। तो पिंटू भाई, अभी पानी रख देता हूँ बाद में पीऊँगा। तो आपने सुनी होगी, तो पिंटू भाई को कहीं से 2 पैसे 5 पैसे किसी समय मिल गए। उस समय 5 पैसे में 4 अंडे आते थे, बहुत पुरानी कहानी है ना। तो पिंटू भाई ने 5 पैसे लिए और उन्होंने सोचा यार ये तो मज़ा आ गया, मतलब 5 पैसे मिले, मुझे मिल गए ज़मीन पे, जाके मैं क्या करूँगा, मुर्गी के अंडे खरीदूँगा, अंडों को हैचिंग करूँगा, उसमें से 4 मुर्गियाँ निकलेंगी, है ना। और 4 मुर्गियाँ निकलेंगी तो फिर मुर्गी कितने अंडे देंगी, फिर एक मुर्गी अपना 10-10 अंडे देगी, तो फिर क्या हो गया, 50 अंडे हो गए। फिर उसमें से 40 को बेचूंगा, 10 को हैच करूंगा, और फिर मैं मुर्गियां तो बहुत सारी हो जाएंगी, तो मुर्गियों को पकड़ने के लिए दौड़ूंगा। दौड़ते दौड़ते वो गिर गया और 5 का सिक्का नीचे गिर के खो गया नदी में। कहानी खत्म। अब आपने कहा कि लिखना शुरू करो, उसके बाद स्वयं मूल्यांकन करो, साक्षात्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोलेंगे नहीं हो रहा है, किताब बाहर साइड में रख दो यार, क्या लिखना है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से नीचे की भी कोई अवस्था है, थोड़ा उनको करने दो भैया। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने मान लिया, इसके लिए धन्यवाद। हाँ, मेरी ऐसी भाभी जी की बात मान लिया करो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा इतना ही करना अभी, है ना। ऐसे अंकल की सुनना भी मत, जो थोड़ा ओवरलोड कर देते हैं कि नहीं बेटा ये भी करना, ये भी देखना, घर में जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो। ऐसा यार जीने दो आराम से, क्या है, खूब समोसे खाना कोई दिक्कत नहीं अभी, लेकिन नीम के पत्ते भी खा लेना, है ना, 2-4 आराम से चला जाए भैया, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। तो पानी अभी मैं रख देता हूँ, पहले बात को पूरा कर देते हैं। तो एक काम तैयार हो गया, तो ये अच्छा हो जाएगा, इससे कुछ संदेश जाएगा। बाकी का काम तो सुनील भाई हैं, ब्रॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, वेबकास्टिंग, जो कास्टिंग सब कास्टिंग भैया कर देंगे। आपका तो लिखने का काम है, हम उसको रिव्यू कर लेंगे कि ठीक ठाक मैसेज चला गया, और बाकी का काम सुनील भाई करेंगे। ठीक हो गया। तो हम आ रहे थे कि भाई अब इस अर्थ में जब हमने अपनी इतनी सारी वास्तविकताओं को समझा है, तो सटीकता के अर्थ में परिवार की परिभाषा क्या बनेगी। तो मैं उसको लिख देता हूँ, है ना, और फिर हम इस पे बात करेंगे। तो अब जब हमने जो निष्कर्ष निकाले उनको अप्लाई करेंगे, तो परिवार जो सबने बताया, मानव का जो लक्ष्य है, मानव का जो प्रयोजन है, उसको सफल होने का प्रयोगशाला कहें या अभ्यास स्थली कहें, कोई भी नाम ले सकते हैं। उसको सफल करना है, प्रमाणित करना है। भाई जीवन है, शरीर है, दोनों मिलके सुखी होना चाहता है ना। उसके लिए शरीर की आवश्यकता भी पूरी हो, जीवन की भी आवश्यकता पूरी, तो कहाँ होंगी भाई, हवा में थोड़ी हो जाएंगे। तो नेचुरल डिजाइन है ये कोई, है ना, ऐसा नहीं है। तो मानव, जैसे मानव ने कपड़ा नेचुरल में है, मानव पा लिया है कि शरीर है, शरीर को पोषण संरक्षण की जरूरत है, अस्तित्व में कपड़े बनने का नियम है, तो ही मानव खोज लेता है। तो कपड़ा भी नेचुरली है। वो नेचुरलिस्ट को बताना पड़ेगा कि बिना कपड़े के रहना जितना नेचुरलिस्ट है छोटे बेबी को, उतना ही कपड़ा पहन के शरीर की पोषण संरक्षण करना भी नेचुरलिस्ट ही है, क्योंकि सब चीज़ तो नेचर से ही आ रही है। केवल आवर्तनशीलता को सुनिश्चित करना है कि प्रकृति की व्यवस्था ना बिगड़े। तो ये जो परिवार है, ये मानव ने पहचाना, जैसे दीदी ने बताया कि भी मानव की कोई आवश्यकता है, सब लोगों ने जो मिलके बताया। अब उससे जो परिभाषा निकल कर आती है, हमने कहा मानव लक्ष्य क्या है, समाधान, और परिवार में क्या चाहिए, समृद्धि।
ऐसा पहले ही दिन या दूसरे दिन बताया था कि मानव का लक्ष्य क्या है? हर व्यक्ति में समाधान और हर परिवार समाधान और समृद्ध। तो ये पहले ही बता दिया था, उस लक्ष्य को ही पूरा होना है, वही परिवार की परिभाषा है। मानव लक्ष्य पूरा कैसे होगा? कहीं अकेले में नहीं होगा। परिवार, अच्छा समाज क्या है? परिवारों का समूह है। तो सारा काम स्वयं और परिवार में होना है, समाज तो अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए, ये बहुत सुनील भाई कहेंगे कि गहरी बात है, बाद में कहें, मैं पहले ही बता देता हूँ। समाज में कुछ नहीं करना है भैया, समाज तो परिवारों का ही समूह है ना। अगर व्यक्ति और परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीने लग गए तो समाज में अभेदता अपने आप आ जाएगी। वो तो डिराइव्ड है ना। वास्तविकता क्या है? व्यक्ति और परिवार, ये व्यवस्था की जो यूनिट है वो परिवार है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हम कहते हैं, उसकी यूनिट क्या है? जैसे आपने उदाहरण लिया, एक परमाणु की यूनिट अंश है, तो अंश अकेला नहीं पाया जाता है, इसीलिए अकेले मानव का कोई कार्यक्रम नहीं है। जो प्रार्थना बेटा आपने बोला, परमाणु का ही आइडेंटिटी है, परमाणु ही एक व्यवस्था है, वही परमाणु का निश्चित आचरण होता है। अकेले अंश का कोई आचरण नहीं होता है। अकेला अंश कहीं घूमता भी फिरे तो वो कुछ नहीं बताता है। अगर मिनिमम 2 अंश का परमाणु होता है, उसी का आचरण हम पकड़ पाते हैं, उसी का निश्चितता बनती है। तो इसी तरह से परिवार में ही एक व्यवस्था का मौलिक यूनिट है समाज की, तो परिवार का ही एक आचरण बनता है। तो मानव भी जब पहचाना जाता है, अभी तो थोड़ी समाज में, हिंदुस्तान में तो प्रथा भी थी, अकेले बालक को नहीं पहचानते थे। अगर बालक कुछ अच्छा करता तो पूछते थे क्या नाम है तेरे बाप का, यानी किस घर का है बेटा, माँ बाप कौन है तेरे, अच्छा उस घर का, उस खानदान का है, बड़ा बढ़िया काम करता है। गलत करता है तो भी तेरे माँ बाप को पकड़ेंगे, यही सिखाया है क्या? तो मानव की पहचान किससे होती थी? एक अकेले इंसान की परिवार से। परिवार में ही पहचान है, तो हम पहचान ढूंढते हैं। तो मेरा परिवार ही मेरी पहचान है कि अगर मेरा परिवार सुख समृद्धि से जी रहा है तो यही मेरी पहचान है। रूप धन बल पद का तो मिलता ही नहीं है कुछ, है ना। अभी क्या कर रहे हैं, परिवार को छोड़ के हम रूपवान बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं। धनवान भी मुझे बनना है, वो भी मुझे स्टंप लगाना है कि मैं धनवान हुआ। भाई भाई हुए नहीं हुए उसका मतलब नहीं है कुछ, मैं हो गया, मेरी पहचान बने कि देखो अकेले ने कितना काम कर डाला। इसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, है ना। परंतु मानव की जो व्यवस्था है, मानव समाज में, मानव एज ए कलेक्टिव नाउन, परिवार ही मेरी पहचान है। मैं परिवार में कैसे जीता हूँ, यही मेरा आचरण है ना। तो परिभाषा निकल कर आती है समाधान व समृद्धि के अर्थ में। के अर्थ का मतलब होता है अभी पा रहे हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी वो अर्थ है, और पा लिया है तो भी अर्थ है। समाधान व समृद्धि के अर्थ में जीता हुआ अर्थ में साथ साथ रहता हुआ नहीं, जीता हुआ, साथ साथ जीता हुआ। अब एक छत के नीचे हो जरूरी नहीं है। समाज शास्त्र में एक छत के नीचे, भाई छत आज के समय में हो सकता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा बच्चा दूसरी जगह, लेकिन क्या एक लक्ष्य बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? समाधान समृद्धि लक्ष्य बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? एक छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन सुविधाओं के लिए झगड़ रहे हैं कि मेरा किचन अलग हो, मेरा टीवी अलग हो, मेरा बेड अलग हो, मेरा रूम अलग हो। वो तो झगड़ा हो गया, मेरा मेरा करके करते। तो वो एक छत के नीचे रह भी नहीं रहे ढंग से, समाधान नहीं हुआ है। तो समाधान व समृद्धि के अर्थ में साथ साथ जीता हुआ निश्चित मानव समूह, ये एक परिभाषा बनती है। इसको आप और एक्सपेंड कर सकते हैं, पर इसमें सारे कीवर्ड आ गए हैं। मानव समूह निश्चित, हम कहने के लिए तो अखंड, है ना, वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, और जी अपने पड़ोसी के साथ नहीं पाते। पड़ोसी तो क्या, अपने भाई के साथ नहीं जी पाते, अपनी बहन के साथ नहीं जी पाते। तो अखंड समाज या वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से हो जाएगा प्रतीक भाई? बोलने में हम हीरो, जीने में जीरो। बोलने में तो हीरो हैं, वसुधैव कुटुंबकम से कम बात ही नहीं करते। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति है, और घर घर में झगड़े हैं, तो कौन सा वसुधैव कुटुंबकम? पर अभी बोला था निश्चित संबंधों में जीना है, कि भावना बेटा ने बोला था, है ना, कि जीना तो निश्चित संबंधों में ही होगा। तो वो निश्चित संबंध यही है। और हर परिवार अगर ऐसे जीता है तो मुझे समाज सेवा की जरूरत है क्या? कौन किसकी सेवा करेगा फिर?
अगर सारे परिवार ऐसे ही जी रहे हैं विजय भाई, तो फिर समाज सेवा की क्या जरूरत है? बंद हो गया भाई। सभी तो खुशहाल हैं, सारे परिवार, है ना। अभी तो समाज सेवा इसलिए भी है कि हम दुखी हैं तो दूसरों को दुखी करना है। हाँ, सही बात है, वो अहंकार की पुष्टि हो सकती है। परंतु अगर मैं सुखी नहीं हूँ, मतलब अभी के अर्थ में, है ना, सुनील भाई दिल पे ना ले लें कि सब उन्हीं की तरफ टारगेट कर रहे हैं। सुनील भाई ऐसा नहीं है, ये तो निष्पक्ष भाव से जो भी है ना आप बिल्कुल समाज सेवा करते रहे, इसकी आवश्यकता है, तो आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं है। ये तो एक जनरल जो है ना कि मतलब जैसे कुछ लोग हैं, एक ट्रेन में हम जा रहे थे, है ना, तो एक बहन थी IAS ऑफिसर, रिटायर हुई थी, तो ऐसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो भाई साहब? मैं क्या करती हूँ? तो मुझे पूछा, मैंने कहा मैं तो अध्ययन कर रहा हूँ। जब हम छोटी से अहमदाबाद के लिए लौट रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे ना जो ये बहुत गरीब लोग हैं, स्लम में रहते हैं, उनके लिए खाना वाना खिला के बड़ी संतुष्टि मिलती है, मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हुआ। मैंने कहा दीदी क्या आपके इस जीवन सफल होने के लिए गरीब बने रहे हैं? और अगर गरीब सारे ही आपकी तरह समृद्ध हो गए तो फिर आपकी संतुष्टि कहाँ से आएगी? तो बड़ी परेशान हो गई, ये तो सोचा ही नहीं। तो कई बार हमारी संतुष्टि के लिए हम गरीब बना के रखना चाहते हैं। हमको वोट मिलते रहे तो गरीब बने रहें, हमको मेड मिलती रहे तो गरीब बने रहें, है ना। तो हम कोई समाजवाद नहीं सुधारते, बस उनके नाम पे नहीं, आप गरीब बने रहो, हमसे लेते रहो, हमारे अहंकार की पुष्टि करते रहो, ताकि हमको लगे कि हमारा जीवन, तो कई बार ऐसा करते हैं। पर जो समाधान समृद्धि के लिए शिविर में लोग बुलाते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो तो अपना तन मन धन लगा के, है ना, लोग सुखी हो जाएं, समझदार हो जाएं, वो एक अलग काम है बिल्कुल, है ना। तो इसको पहचानने की ज़रूरत है। तो समाधान व समृद्धि के अर्थ में साथ साथ जीता हुआ निश्चित मानव समूह, तो निश्चित भी है तो संख्या आएगी। वसुधैव कुटुंब नहीं होगा तो कितने हों, एक परिवार में कितने संख्या हो, एक ये सवाल बनेगा, किसको अपना परिवार बोलें, या अपना या पराया की बात नहीं, परिवार बोलें किसको, है ना। पड़ोसियों को भी बोलें या क्या है, हाँ, मतलब कौन है, मतलब नाना नानी, सवाल आएगा भाई क्यों नहीं होगा, ये हमारी मान्यता ही हो सकती है, इसको जांचना है। अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, आपने दादा दादी बोला तो क्या नाना नानी नहीं होंगे कि नहीं होंगे? अगर पति का परिवार अपना परिवार है तो क्या मायके वाला हट जाएगा, या पति के लिए पत्नी का परिवार अपना होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है? अभी तक की व्यवस्था तो नहीं है, मान्यता, हाँ, मतलब बेटी पराया धन होती है और बेटा अपना धन होता है। ये देखिए अरे भाई अभी तक मान्यता ऐसी, उनको और जांचेंगे हमने कैसी मान्यताएं बनाई हुई है जी। वो तो धन बना दिया, आपने सही कहा, उसका अवमूल्यन कर दिया। तो खैर ये सब चीज़ों को, संख्या की बात आएगी ना। फिर इंदू दीदी ने बोला था कि भाई, है ना, माता पिता बच्चे संबंध होते हैं परिवार में, तो संबंध किसका आधार क्या होगा? फिर क्या संबंध का आधार, जैसे हम कहते हैं कि भाई खून का रिश्ता है, तो खूनी संबंध या नाखूनी संबंध, कौन सा संबंध? भाई खूनी या नाखूनी, कोई संबंध का कुछ तो आधार होगा नहीं भाई तो कौन सा संबंध, क्या आधार है, ये मुद्दा निकल के आएगा, है ना। तो वंश, है ना, तो वंश के आधार पर अगर कहेंगे तो भाई पत्नी तो अपने वंश की होती नहीं है, पत्नी अपने वंश की कहाँ होती है ना इंदु दीदी। तो जिसने बोला नहीं वंश हो, खून भी अपना नहीं होता है, हाँ, वंश तो एक पे खत्म हो जाएगा, है दीदी? हाँ, पर अब ऐसा करते हैं क्योंकि वो हमने वो पहचान बना ली है, पर वो मानव की पहचान तो है नहीं अब। और कल ही हमने बात की, जाति तो एक है, परिवार बन रहा है ना। तो लेकिन अब उसको क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई। अब देखिए, अब आप समीक्षा कर सकते हैं, भैया ने बढ़िया बात बताई, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन है, जीवन को शरीर चाहिए, उसके लिए पोषण संरक्षण चाहिए, जो हमने निष्कर्ष निकाले थे। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया हम तो मेल फीमेल शादी नहीं करें, हम तो मेल मेल भी कर लेंगे। क्या करेंगे शादी करके, क्या प्रयोजन निकलेगा? मान लो मेल मेल फीमेल फीमेल शादी करते हैं और अब कोर्ट में केसेस भी हैं कि नहीं भैया हमको तो शादी का हक दो, है ना। तो भैया शादी करके करोगे क्या?
ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? आहार निद्रा भय मैथुन, जानवरों के जैसा मानव का पद तो ले लिया, भाई वहाँ से कोई व्यवस्था निकल आएगी कुछ व्यवस्था में? मतलब प्रयोजन क्या है? अल्टीमेटली मानव परिवार का, उसको परिवार का दर्जा दो, है ना, लिव इन रिलेशनशिप को परिवार का दर्जा दो, ये सब जो केसेस चल रहे हैं, तो यहाँ से जब हमको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, इसीलिए दिया है, सभी सवालों का जवाब मिल जाता है जीने के लिए। उसका हम उदाहरण अब दे रहे हैं, बिल्कुल इसी से कह रहे हैं कि समझ से समाधान। तो अब हर सवाल का जवाब मिल सकता है कि किसकी शादी हो, क्यों हो, कैसे हो, क्या करें। वो परिवार व्यवस्था है, उसका कोई प्रयोजन है, जीवन नाम की कोई इकाई है, उसको शरीर चाहिए और शरीर के साथ साथ उसको सुख को प्रमाणित भी करना है, जो इन्होंने बताया। तो कैसे प्रमाणित करेगा? वो सब काम कहाँ होगा? जंगल में होगा कि पहाड़ पे होगा, चांद पे होगा कि अंतरिक्ष में होगा? कहाँ होगा? वो जहाँ होगा वो धरती पे परिवार में होगा, उसी के लिए सारी व्यवस्था है। तो जैसे दीदी ने कहा कि भाई शिशु आता है, छोटा बच्चा आता है, उसको सबसे पहले क्या चाहिए? एक शिशु है ना। देखिए पूरे परिवार में क्या होता है, एक शिशु आया, छोटा सा पैदा हुआ, सबसे पहले उसको क्या चाहिए? है पोषण। सबसे पहले तो पोषण ही चाहिए भाई उसको। सबसे पहले आया है, वो जो पोषण की क्रिया होती है उसी का नाम माँ है एकदम, वो प्रकृति में व्यवस्था है। संरक्षण चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, आ गया ऐसे ही, है ना। संरक्षण चाहिए, फिर क्या चाहिए? थोड़ा बड़ा होगा, शिक्षा चाहिए, ये सब चाहिए उसको, क्योंकि जीवन है और शरीर है ना। तो फिर क्या चाहिए? अब आप देखेंगे कि बच्चा जब आता है जी, सुविधा तो इसी में आ गया बेटा, पोषण संरक्षण ही सुविधा है, ये शिक्षा है। अब और क्या चाहिए बच्चे को? है संस्कार तो शिक्षा से ही होता है, समझ शिक्षा से ही होता है, शिविर शिक्षा ही है, व्यवहार। अच्छा माइक से नहीं बोले ना बेटा, आचरण व्यवहार, पर वो व्यवहार क्या उसको बताते हैं। देखिए बच्चे को क्यों और क्या चाहिए। जब आप छोटे बच्चे को देखते हो नहीं, तो वो क्या करता है? छोटे बच्चे को अनुसरण करता है अपने माँ बाप जैसा। अगर घर में दो बच्चे होते हैं तो वो, या पड़ोसी के भी मिल जाते हैं, तो वो खेल खेलते हैं। जो माँ बाप करते हैं, पहले छोटे छोटे होते हैं तो वही खेल खेलते हैं। चलो आज ऑफिस जाते हैं, खाना बनाते हैं, किचन का, ऑफिस का, या तो शादी करा देंगे गुड्डे गुड़िया की, है ना। जो भी मानव, जो भी वो देखते हैं, ये उनका एक कार्यक्रम है। क्या चीज़? वो प्रमाणित होने की जो इच्छा है, मानव मनाकार को साकार करने वाला और मनेश्वरता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला, वो बचपन से ही दिखाता है कि मुझे आगे आए। अगर बड़ा है तो छोटे को बोला बैठ मैं तुझे समझाता हूँ, अभी समझ में आया नहीं है पर बताना चाहता है, क्योंकि पापा से कुछ पूछ लिया मैं बताऊँगा, है ना, तू पढ़ के आया। तो बड़ा छोटे के साथ एक संबंध का निर्वाह करता है, पड़ोसियों के साथ भी करता है। तो बच्चे के लिए एक वो व्यवहार के लिए केवल माँ बाप के साथ नहीं कर सकता है, उसको समान आयु के कुछ बच्चे चाहिए जहाँ पे वो जांच पाए, उसका नाम व्यवहार है। वो चाहता ही है। इसीलिए कहते हैं कई बार परिवार में अकेला बच्चा रह जाता है तो बड़ा बोरिंग सा होता है, वो बुढ़े बुढ़ों से शुरू से ही लगने लग जाता है, क्योंकि वो रहता ही है बड़े गंभीर चेहरों के बीच में रहता है बेचारा सुबह से शाम तक। तो उन्हीं का अनुसरण करेगा, है ना। वो बाहर जाके भी दादा जैसी बातें करता है, ए ये नहीं खाते, और छोटा सा है पर ऐसे ही बोलेगा जैसे दादा उसको बोलते। क्यों भाई? ऐसे ही ना मिर्च किशोर भाई। तो उसके लिए वो जीवंत बना रहे, तो कुछ गैप के साथ में दो बच्चे चाहिए, तो उसका आवश्यकता है, वो बच्चे की आवश्यकता है व्यवहार, जो सीखा है उसको थोड़ा सा प्रमाणित करने का अवसर। अब वो माँ बाप को नहीं कर सकता है। माँ बाप कितना खेलेंगे, पापा पापा घोड़ा बन जाओ। अब वो एक दो बार बनेंगे पापा, फिर बोलेंगे यार थक के आया हूँ तो छोड़, अभी तो मैं कमा के आया हूँ। नहीं पापा मैं टीचर बनूंगा, आप बैठो। अब पापा थोड़ी देर में फ़ोन देखने लग जाते हैं। नहीं फ़ोन नहीं देखते, मेरी बात सुनो, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं उनके पर्याप्त समय होता है, खेलते हैं। चलो उनका खेल हमारे लिए खेल है, उनके लिए वो बहुत बड़ा काम है, कार्यक्रम है। तो उसको एक कार्यक्रम चाहिए। क्या चाहिए?
वो ही शिक्षा है, स्कूल है। स्कूल का मतलब है वो बच्चों का कार्यक्रम है कि भाई आपस में एक उम्र के बच्चे पहली क्लास में आए तो एक उम्र के लेते हैं ना, तो आपस में निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण चालू हो जाता है। ये अगर हम उनको गाइड करते हैं तो बचपन से ही बच्चा क्या करने लगता है, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण। आज टीचर ने क्या बताया तो आपस में चर्चा करते हैं, दोस्त चर्चा करते हैं, फिर ग्रुप में चर्चा होती है। तो जो ये शिविर है फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर ये प्रक्रिया शिक्षा में आ जाए तो फिर नेचुरली होगा, फिर है ना, उसका वो कार्यक्रम है। तो फिर हमको प्रौढ़ शिक्षा की, कंवर भाई, आवश्यकता नहीं है फिर अभी तो ये आवश्यकता है क्योंकि हमने बचपन में ये सिखाया नहीं। हमको तो गणित रटा दिया गया, ABCD रटाया गया पीट पीट के, है ना, फॉर्मूले सिखाए गए, अलजेब्रा सिखाया गया, कैलकुलस तक सिखा दिया जिसका कोई काम नहीं आता है। शादी के बाद आता है रॉकेट छोड़ने में, पर वो तो बहुत कम लोगों को आता है ना यार। उनको छांट लो, उनको सिखा दो, बाकियों को तो बख्श दो बाकियों को तो समाधान समृद्धि पूर्वक ही जीना है। किसी किसी को एक आध को % से कम की आवश्यकता बनती है कि भाई कुछ शोध कर ले, उसके लिए कोई कार इंजन सोचे, और ज़्यादातर तो कॉपी पेस्ट है। डिजाइन बन गया है, इंजीनियर बन के कलर का काम करते हैं। बेटा मैं पहले बता दूं, आप IIT करना ज़रूर, मैं काम करके आया हूँ, बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। इतनी मेहनत, अभी बताया ना, कहीं योग्यता को प्रमाणित करने का कोई अवसर नहीं है। सिविल इंजीनियर बन जाओ, वहाँ पे जब आप ऑफिस ज्वाइन करते हो कोई आपको नया डिज़ाइन बनाने का सोचता नहीं है। बोलते हैं देखो ये बना हुआ है बिल्डिंग का, इसको देख लो, इसके अनुसार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, ठप्पा। सदियों से वो रिपोर्ट भी पीले पन्ने बन जाते हैं, पता नहीं कब से चली आती है। इवन भैया PhD करके भी क्लर्क का ही काम करना होता है। वो तो वही बता रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन इसी बात का है। हाँ, तो वो तब होगा ना जब प्रयोजन नजर आए, किस लिए किया जाए। भाई मिसाइल को बड़ा बनाना है, क्यों बनाया जाए। कार की स्पीड बढ़ानी है, क्यों बढ़ाई जाए, मतलब पर्पज क्या है। तो कुछ कुछ वो बेचने के अर्थ में डिजाइन करते रहते हैं, लोगों को लुभाने के अर्थ में। हेडलैम्प को थोड़ा टेढ़ा कर दिया, फिर सीधा कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। कपड़ों का फैशन देखो, पहले 70s 80s में बेल बॉटम चली थी, छोटे कपड़े ऐसे ऊपर आते थे, फिर नीचे गए, फिर पैंट लटकती थी, फिर ऊपर आ गई, ऊपर नीचे ये करते रहते हैं ताकि थोड़ा सा और कितना डिजाइन बनाएंगे भाई। फैशन डिजाइन का कोर्स बना बना के दे दिया, यहाँ से फाड़ दिया, वहाँ से फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया भाई, मार्केटिंग करने के लिए। उसका कोई प्रयोजन थोड़ी समझ में आता है। किस लिए कपड़े फाड़े, वहाँ पे ही मच्छर काटेगा, हाँ मच्छर को देखा बढ़िया है, अच्छा है, और फाड़ो हमको खून चूसने का मौका मिलेगा, सरफेस एरिया थोड़ा सा ओपन हो जाए। नहीं तो क्या बढ़िया से कपड़े पहने रहते हैं। ये कोई मच्छरों के लिए हम कपड़े फाड़ रहे हैं, किसके लिए मच्छरों, इतना पैसा देके। तो ये कार्यक्रम है। अब क्या होता है, सीख भी, पोषण मिला, संरक्षण मिला, शिक्षा मिली, कार्यक्रम मिला, क्या ये तृप्ति का कारण हो गया। अब यहाँ पे ये अडल्ट हो गया, क्या हो गया, शिशु था बड़ा हो गया, 18-20 साल तक ये काम चलता है ना, शिक्षण पोषण कार्यक्रम। अब क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे, युवा। है ना, युवा लिखा है मैंने, थोड़ा अगर किसी को पुआ नहीं समझ ले, युवा एडल्ट, है ना। अब ये क्या चाहता है, तो देखिए हमें सामान्य प्रवृत्ति दिखाई देती है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, अब सामान्य रूप से, है ना, आजकल की तो स्थितियाँ ही बदल गई हैं, पर कम से कम हमारी पीढ़ी में तो ऐसा होता था कि अगर नौकरी नहीं लगी है तो माँ बाप से फिर पैसा मांगने में बड़ी शर्म आती थी। बोलते थे, अपने को ही लगता है यार पढ़ भी लिए और ये भी हुआ और अभी नौकरी मिल नहीं रही है, अब कुछ खर्चे के लिए पैसा मांगे तो कैसे मांगे। अब वो लेना नहीं चाहता। एक समय के बाद में सामान्य रूप से आजकल के बच्चों में थोड़ा सा विकास ज़्यादा हो गया है। आजकल के बच्चे तो ऐसा मांगते हैं जैसे उधारी उधारी उगाने आए हैं। आप कमा किसके ले रहे हो, सीधा ये क्या छाती पे रख के लेके जाओगे हमारा ये अभी दे दो, बाद में छोड़, मरने के बाद छोड़ोगे, अभी दे दो हमको, है ना। आजकल का लॉजिक भैया आदित्य बेटा बहुत डेवलप हो गया है ना। बच्चे बोलते हैं देखो आप कमा के इकट्ठा किसके लिए रख रहे हो, आपने तो खाया पिया नहीं, ना खुद खाते ना खाने देते ना खाता हूँ ना खाने दूंगा ऐसा थोड़ी होता है। आप नहीं खाओ, हमको तो खाने दो। अच्छा आपको कार नहीं चाहिए, मत लो, हमें तो लेने दो। ये इकट्ठा करके कहाँ लेके जाओगे, है ना। तो ये लॉजिक आ गया है। तो समय बदल गया है, अब तो समझ की अत्यंत आवश्यक है अत्यंत आवश्यक। पहले थोड़ा शर्म लिहाज परंपरा आस्था, उससे बच्चा सोचता था यार अब क्या लें माँ बाप से, है ना, चलो देना है, तो ये सब लौटाना चाहता है। यही
क्या करना चाहता है, यही चीज़ें, इसी को प्रमाणित करना बोलते हैं। जो लिया है अब उसमें देने की प्रवृत्ति बन गई है। न्याय का याचक था, न्याय प्रदायी क्षमता के साथ हो गया है ना। पोषण लिया है, अब किसी का पोषण तभी प्रमाणित होगा। प्रमाणित का मतलब है कि अब मैं भी इस लायक हो गया हूँ कि जो मिला है उसको लौटा सकता हूँ और अच्छा करके लौटाऊंगा। आपने 10 रुपया दिया था, इंटरेस्ट के साथ 12 दूंगा। मतलब जो मुझे मिला उससे और समृद्ध करके, अच्छा करके मैं कर पाता हूँ, इसको प्रमाणित होना बोलते हैं। तो मनाकार को साकार करने वाला, मने स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। तो प्रमाणित करने की भी स्थली जो नंदी बेटा ने यूट्यूब में सुना, वो भी परिवार ही है। इतना क्रिया होती है। अब इसी को थोड़ा और ढंग से करते हैं, है ना, कि परिवार की व्यवस्था क्या है। अब परिवार व्यवस्था को, ये तो परिभाषा हो गई, है ना, परिभाषा, प्रयोजन यही है ना। तो वंश तो आधार नहीं है, संबंध आधार है। रक्त तो आधार नहीं है, संख्या क्या है ना, और कार्यक्रम क्या है। अब परिवार का कार्यक्रम क्या बनेगा, तो इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं, है ना। यही काम होने के लिए एक चार्ट बनाते हैं। पद बोलेंगे, है ना, और आयु और कार्यक्रम। पद मतलब अवस्था, पद या अवस्था। जैसे प्रकृति की 4 अवस्था होती हैं, तो मानव में शरीर यात्रा जब जीवन चलाता है तो उसकी भी अवस्थाएं होती हैं, आप सब जानते हैं। छोटा सा बच्चा है, शिशु है ना, उसका अलग कार्यक्रम होगा। बड़ा हुआ उसका अलग कार्यक्रम होगा। तो कार्यक्रम आयु के अनुसार है, शिक्षा आयु के अनुसार है, प्रमाणित होना आयु के अनुसार है, सब कुछ आयु के अनुसार है, क्योंकि अवस्था है। तो हमको अवस्था के अनुसार ही, जगदीश भाई ठीक लग रहा है आपको, बातें ठीक लग रही है, महेश भैया ठीक काम कर रहे हैं, हैं जी, खुश हैं आप उनसे, बहुत बढ़िया, है ना। महेश भाई के पिताजी हैं, महेश भाई हमारे मित्र हैं, तो थोड़ा पूछ लेना चाहिए, पहली बार शिविर में आए हैं, ठीक है भावना दीदी, बढ़िया। तो पद जैसे हम कहते हैं, तो हम वैसे तो पद 4-5 स्थिति में होता है, पर हम उसको 3 ही स्थितियों में ले लेंगे कैटेगराइज, थोड़ा उससे कार्यक्रम को समझने में आसानी हो जाएगी। बाकी का जब आप अध्ययन करेंगे तो थोड़ा उसी को डिटेलिंग हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि भाई बच्चा यानी शिशु, जो हमने बोला ऊपर लिखा था, और किशोर शिशु से थोड़ा बड़ा, एक उसमें ले लेंगे, क्योंकि उसका कार्यक्रम एक होगा। प्रौढ़ जिसको हम अडल्ट बोलते हैं, उसको उनका एक कार्यक्रम बनेगा। और वृद्ध, उनका एक कार्यक्रम बनेगा, ठीक है। मुख्य रूप से ये 3 अवस्थाएं हैं। इसी से हम देखेंगे कि भाई संख्या क्या है, कार्यक्रम क्या है, और फिर इनमें क्या संबंध है और संबंध का आधार क्या है। इतना हम समझेंगे तो परिवार व्यवस्था हमको समझ में आ जाएगी, है ना। तो शिशु किशोर किस आयु से किस आयु तक बोलते हैं? 1 दिन से लेके, पैदा हुआ से लेके, और शिशु से लेके किशोर या युवा भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि युवा लिखा है मैंने। कितना? 19, 18, 19, चलो 20 तक कर देते हैं। आजकल की शिक्षा थोड़ा, है ना। प्रौढ़ कौन सी से बोलेंगे? प्रौढ़, उसके बाद में वृद्धि होना है, बुजुर्ग। अब आप ये सोच लें बुजुर्ग कब से मानोगे, कौन सी आयु से बुजुर्ग को मानोगे? पापा 50 के हो गए तो बुजुर्ग थोड़ी हो जाएंगे। खैर अभी तो आप कम हैं, है ना। नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया वो अपनी बात कर रहे हैं। 60 मोटा सरकारों ने भी रिटायरमेंट की एज और एक शरीर की आयु को देखते हुए, अल्टीमेटली कार्यक्रम का आधार है। ये शरीर की क्षमता क्या है, जीवन की तो कोई आयु नहीं है, ये किसके आधार पर है? तो शरीर को कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, वो आयु के अनुसार ही होती है।
है ना। आवश्यकता भी आयु के अनुसार होती है। पिछले दिन हमने जब मानव की आवश्यकताओं को देख रहे तो कौन कितने भोजन की आवश्यकता है, तो वह आयु के अनुसार है, कार्य के अनुसार है। बच्चे को थोड़ी 4 रोटी चाहिए। वो 250 ग्राम हमने गेहूँ रखा था, पहले दिन पैदा हुआ और 6 महीने तक तो वो दूध ही पीता है माँ का, कुछ रोटी वोटी कुछ नहीं चाहिए। 6 महीने क्या, लगभग 1-2 साल तक, फिर उसको एक्स्ट्रा दूध या कुछ, है ना। हाँ, मतलब फ्रूट्स का वो आप जो नाम ले रहे हैं। तो इनका क्या कार्यक्रम है? पोषण इनको चाहिए, वही ऊपर जो लिखा है, बेसिकली पोषण और संरक्षण चाहिए और शिक्षा चाहिए। इनका ये कार्यक्रम है, लेने का है। अभी इनको क्या चाहिए? पोषण चाहिए, शिक्षण चाहिए और शिक्षा किसके लिए चाहिए? जो हमने बताया था, शिक्षा अभी कंक्लूजन निकाला था, समझ और स्किल की। तो उसको स्किल भी सीखना है कि बेटा कुछ उगाना आ जाए, कुछ पैदा करना आ जाए, कोई साइकिल रिपेयरिंग आ जाए, कुछ भी काम जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, है ना। इंटरेस्ट बनता है किस आधार पे बनता है? कैसे परिवार में है, वातावरण में, फिर नेचर को देख के उसमें खुद से स्फुरन होता है। तो किसी का पतंग देख के हवाई जहाज बनाने का मन करता है, तो किसी का साइकिल ही बनाने को मन करता है, पर वो किसका ध्यान कहाँ चला गया उस आधार पे कोई उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, रैंडमनेस नहीं है। जिस वातावरण में रहता है, जैसा सुन लिया और जो उसको किसी कहानी से, किसी के कहने से इम्पोर्टेंट लग गया, उसमें उसका इंटरेस्ट बन जाता है। जैसे सोम भैया बताते हैं, कई बार लाल बत्ती देखने से IAS बनने का इंटरेस्ट बन गया, मतलब, है ना। तो उसको लगा, अरे इतने लोग नमस्ते करते हैं, हमको तो एक भी नहीं करता, या हमारे पापा का तो एक नहीं करता, इसके पापा का तो इतने लोग पीछे जाते हैं। तो उसको सोच के लग गया कि भाई लाल बत्ती कैसे आ जाए। तो इंटरेस्ट ऐसे जग जाता है, किस चीज़ को देख ले। व्यवस्था के अर्थ में देखेगा तो नेचर को देखेगा। अब हम यहाँ व्यवस्था की बात करें ना, हम तो व्यवस्था में कौन सा उत्पादन करे? इतने सारे काम हैं, है ना। किसी को खाना बनाना अच्छा लग सकता है, किसी को कपड़े बनाना अच्छा लग सकता है, और इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं है, रुचि की बात है ना। जो लग जाए वही बढ़िया है। तो तीनों चीज़ें चाहिए, पोषण, संरक्षण और शिक्षा। प्रौढ़ का क्या कार्यक्रम है? देना। अब इनको देना क्या है? तो इनका मुख्य कार्यक्रम निकल के आता है ये पोषण और संरक्षण का उत्पादन करना, इनका इंतजाम करना, इसको हम कहेंगे उत्पादन। देखिए यहाँ पर भी शरीर में शक्ति कम है ना, और यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या हो गया? कम हो गई। फिर इनका क्या कार्यक्रम बनेगा? फिर केवल टीवी देखो और बच्चों को ताने मारते रहो कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, तो हमारे ज़माने में ये करते हो। बुजुर्गों का क्या कार्यक्रम है? वृद्ध लोगों का पहले तो आयु बता दें तो 61 से आगे 80, 100 कुछ भी हो जाए, डॉट डॉट कितना भी, है ना। ये वृद्ध हैं, इनका कार्यक्रम क्या हो गया व्यवस्था में? तो इनको भी पोषण संरक्षण यहाँ से आएगा, ये वाला ब्रैकेट। उत्पादन करेंगे किस लिए करेंगे? ताकि पोषण मिले, और इनको भी पोषण संरक्षण चाहिए। अब इनकी आयु हो गई है तो इनको सेवा मतलब पोषण संरक्षण ही है। तो वृद्ध का कार्यक्रम उनको पोषण प्लस संरक्षण, ये कहाँ से आएगा? यहाँ से ही आएगा। इनकी भी शरीर की क्षमता नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चा 6 महीने का हो और आपने ट्रैक्टर पे बैठा दिया, चल बेटा खेती कर ले, या हल पकड़ा दिया ले, है ना, फावड़ा दे दिया, है ही नहीं, उसमें क्षमता ही नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है छोटे बच्चे को, अब ये यहाँ पे सवाल आएगा दीदी का, हमने लिखा हुआ है हेल्पर के साथ क्या करना चाहिए। तो परिवार में संख्या की बात आएगी। अभी क्या हो गया है, काम तो उतना ही है ना। अभी संख्या कितनी होगी उसको हम निश्चित करेंगे, परंतु संख्या की कमी हो गई है और काम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं, घर बड़े हो गए हैं। पहले क्या होता था, घर छोटा होता था, लोग ज़्यादा होते तो कोई भी साफ़ कर देता था। हमारे समय में हमने ऐसा देखा है, जॉइंट फैमिली में, है ना, 2 भाई हैं, दो बहुएँ हैं, कुछ हैं, और घर छोटा सा है, तो कमरा तो 1-2 ही हुआ करता था, बाकी तो ज़्यादातर कार्यक्रम आंगन में ही हो जाते थे सबका। और सोना है तो छत पे सो गए, खाट वाट बिछा के ऐसा सब कर लिया। अभी क्या है, घर तो बड़े हो गए, 200 गज का, 250 गज का, 500 गज का, रहने वाले 2.25 लोग, 2.5 हाँ भाई, छोटा, और 2 पति पत्नी, शहरों में चले जाइए और काम तो उतना ही है। अब क्या करें? अब हेल्पर की ज़रूरत है। अब क्या करोगे?
अच्छा वहाँ पे भी अभी है कि भाई उनको भी पैसे की ज़रूरत है। तो ये पूरकता की बात है। अभी की स्थिति में जब तक व्यवस्था नहीं है तब तक जो भी काम कर सकता है, तो बस इतना ध्यान रखना है, अगर 5 साल का बच्चा है तो उससे तो काम करा ही नहीं सकते। अगर 10-12 साल का बच्चा है, अब उसको तो कोई अवसर नहीं है, तो आप कम से कम उससे कुछ काम करा के, अगर वो आता है, ये कानून के हिसाब से ठीक नहीं है, पर अगर आपको उसको परिवार का सदस्य मानते हो तो हमारी बेटी है, जैसे कई बार हमारे घर में मेड नहीं आती तो हमारी बेटियाँ फटाफट झाड़ू पोछा लगा लेती है, हम करते हैं तो हमसे भी कर लेते हैं कभी कभी, अगर उनको मजाक करना होता है, नहीं तो हमसे करने नहीं देते, पर फिर भी कर लेते हैं। हमने किसी को अगर अपने परिवार के सदस्य के रूप में पहचान लिया है तो कराने में दिक्कत नहीं है। हम उसको नौकर मानते हैं तो दिक्कत आएगी, फिर तो कानून का खतरा होगा। पर हम कहें भाई हमारा बच्चा भी तो करता है झाड़ू पोछा, 10-12 साल का अगर है तो काम कराया जा सकता है, और उसको पैसा काम का ही दिया जाए, नहीं तो फिर वो भीख की तरह जाएगा और हम एक गलत प्रथा को चालू करेंगे। ठीक है दीदी, तो ये कार्यक्रम की बात है। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि कुछ करेंगे ही नहीं। 20 साल का हो गया, अब आप उससे ये भी नहीं कह सकते बेटा जरा भिंडी काट देना। अरे काट देगा, क्या दिक्कत है? ऐसा थोड़ी कि जब 21 साल का होगा तभी काटेगा। यहाँ तक वो उत्पादन में सहयोग कर सकता है शिक्षा लेते हुए भी, वो उसका इंटर्नशिप है। क्या है? सीख रहा है। शिक्षा पूरी कैसे होगी? हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेब काटना तक नहीं आता है, काटने ही नहीं दिया कभी। नहीं बेटा मैं खिलाऊंगी, मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बिटिया, पानी तक गर्म करना नहीं आता है रानी बिटिया। सास का ताना सुनने के लिए तैयार कर दिया हमने उसको, रानी बिटिया है ना, राजा बेटा कुछ नहीं कर सकता है। कोरोना आ गया, अकेला फंस गया, चाय तक बनानी नहीं आती है, क्या करे? फ़ोन कर रहा है, मम्मी बताना मैगी को कैसे बनाते हैं। मैगी कोई बनाने की चीज़ है, मैगी तक बनानी नहीं सिखाई, है ना। तो ये राजा बेटा रानी बिटिया है ना, वो हो जाता है। भैया सहयोग ले लो, क्या दिक्कत है? झोड़ा पाचू, झोड़ा पाचू क्या होता है? झाड़ू पोछा। आपने कनेक्ट नहीं आपने, हाँ जी भावना दीदी। अरे वाह, ताली बजा रही है दीदी। पहली भावना दीदी को पहली बार लगा कि बोलना है। दीदी अध्ययन कर चुकी हैं, मैंने इसलिए इनसे कभी पूछा नहीं कमलेश भाई से और इन्होंने, क्योंकि मैंने 6 महीने में तो मुझे पूछते हुए लगा कि इनको तो सब पता ही है परिचय शिविर का क्या है। बताइए दीदी। मैं पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने शेयरिंग कर रहे हैं। हाँ, मैंने जो काम करवाने वाला का पार्ट मेरे बेटे से नहीं किया है। वो अब वो जॉब पे के लिए गया है, तो खाना बनाने के लिए वो फ़ोन करके मुझसे पूछता है कि कैसे बनाना है। राजा बेटा वो वही हाँ, मैंने किया। हमारी सबकी स्थिति है। हम बच्चे थे तो हमसे बहुत काम करवाया जाता था, पूरी बाल मजदूरी करवाई गई है। खेती तक में काटो बेटा काटो, चारा काटो, है ना। हाँ, हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं। खासकर मम्मियाँ कहती नहीं मेरा राजा बेटा इससे काम नहीं करवाएंगे। हमने कहा यार हमने किया है ना। आना चाहिए। वो मुद्दा ये नहीं कि पैसा देना ही नहीं देना है। ये बाल मजदूरी बेकार है। मजदूरी का मतलब नौकरी है, पर घर में तो कर सकता है ना भाई। घर में करने में क्या दिक्कत है? ठीक है ना भैया। तो कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। मच्छर को मार देना चाहिए अगर काटने आ रहा है तो, नहीं तो आपको वो मलेरिया कर देगा, डेंगू कर देगा। पहली बात तो पैदा ही मत करो, सफाई रखो, कूलर में पानी मत डालो, है ना, सफाई करो उसकी। पैदा हो गया तो अपनी गलती है, भुगतो उसको, तो उसको ठीक कर लो। बाल मजदूरी नौकरी है, बंधुआ मजदूरी की। बच्चे को कोई अधिकार नहीं है, शिक्षा नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे, बेचारे को सुबह शाम लगाए हुए हैं, वो गलत है। परिवार में व्यवस्था में सहयोग ले लेना गलत नहीं है, बल्कि उसकी इंटर्नशिप है, उसकी तैयारी हो रही है कि उसको खाना बनाना भी आना चाहिए, घर सफाई भी आनी चाहिए, और 2-4-10 एक्स्ट्रा स्किल। जैसे हमको आता था, हमको बचपन में खाट बुनना आ गया था, आजकल खाट कोई पूछता ही नहीं है। पहले खाट पता है क्या होती है? हाँ चलो आपको पता होगा, भीलवाड़ा में मिलती होंगी, शहरों में बम्बई दिल्ली में कोई खाट नहीं जानता है। पलंग आ गए अब, है ना, रेडीमेड। मॉल में जाओ और तो 8-10 स्किल बच्चों को ऐसे ही आ जाते थे, है ना। कुछ बीमारियां हैं उनको ट्रीट करने का बच्चों को ही आ जाता है, सिखा देते थे, बेटा देखो ऐसा है, ये हो गया तो ये कर लेना, ये हो गया तो ये कर लेना। आजकल अच्छा, पहले माएँ बनती थी बहनें, तो उनको बहुत कुछ आता था क्योंकि माँ बाप सिखाते थे घर में। आजकल प्रेगनेंसी का भी पता डॉक्टर बताता है, पता ही नहीं चलता है मैं प्रेग्नेंट हुई कि नहीं हुई। भाई डॉक्टर बताएगा, वो मशीन बताएगी, है ना, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता है। वही सब खाना पीना, है ना, नहीं पता चलता है। जबकि पहले एकदम पता चल जाता था कि हाँ सासू माँ बता दी बेटा थोड़ा समझना आप, है ना।
लक्षणों से पता चलता है ना भी, जैसे वैद्य होता है नाड़ी देख के बता देता है। फिर बच्चा हो गया, उसको छींक आई और डॉक्टर के पास लेके भाग चले, अरे छींक ही आई है भाई, छींक तो सबको आती है। बड़ी परेशान हो जाती हैं। छींक मतलब स्नीज, भागो डॉक्टर के पास, या तो गूगल या डॉक्टर। अपने को कुछ नहीं पता है, रानी बिटिया क्या किया जाए। तो कुछ व्यवस्था में भागीदारी नहीं, तो इसीलिए फिर वहाँ शोषण होता है ना, फिर बोलते हैं। तो ये सब सहयोग लेने में कोई दिक्कत नहीं है, परिवार में ये व्यवस्था है उसको, लेकिन पोषण संरक्षण भी देना है तो शिक्षा भी देनी है ना। तो देखिए कितनी बड़ी, जैसे चारों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में आपस में पूरकता है। अगर हम परिवार को समझते हैं, ये व्यवस्था का अर्थ है, तो इसमें अच्छी व्यवस्था दिखाई देगी। इनके पास भी टाइम है और इनके पास भी टाइम है। अगर आप देखोगे तो आयु में बड़ा एक सिमेट्री है। ये भी 1 से 20 साल तक फुर्सत में है और ये भी 60 से 80 साल तक फुर्सत में है, और बाकी का समय 40 साल ये भी फुर्सत में है। इनको उत्पादन करना है, क्योंकि इनके अब ये 2 लोग अगर हैं तो ये 4 के लिए 2 इधर अगर हैं तो 4 के लिए पर्याप्त उगा सकते हैं। ये क्षमता है, हमने पता लगाया। एक व्यक्ति कई लोगों का बना सकता है ना भाई। 2 लोग खेत में खाना बनाएंगे, गेहूँ उत्पादन करेंगे तो एक का थोड़ी करेंगे, 20-25 का कर लेते हैं। मतलब इतनी क्षमता है मानव में। किस में है? इनमें है, क्योंकि इन्होंने ये सीख लिया, इनको सब आता है उत्पादन करने का। उत्पादन का कोई भी तरीका हो सकता है, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि आपको खुद ही खेत में उतर के करना है, वो कर लो तो बहुत बढ़िया। नहीं तो कहीं भी हम अभी का जो अगर आवर्तनशील विधि से उत्पादन हो रहा है उसी को अगर सेट कर लेते हैं तो वो भी उत्पादन में ही भागीदारी है। जो जॉब करना माना जाता है अभी, उसको ठीक होने की ज़रूरत है, उसके स्वरूप को अभी ठीक होना है। मानव सहज ये जो सैलरी का और मार्केटिंग, मतलब केवल अनावश्यक चीज़ों को बनाने का और उनको बेचने का जो दबाव है, अगर ये खत्म हो जाए, केवल मानव की आवश्यकताओं के लिए चीज़ें बनाई जाएं, तो वो कोई गड़बड़ नहीं होगा और आवर्तनशील विधि से बने सुनील भाई, तो फिर बहुत सारी जो टेक्निक है वो ठीक ही हैं, कोई गड़बड़ नहीं है उनमें, है ना। तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो इनके पास दिख रहा है ना व्यवस्था, जैसे हमने 3 अवस्थाओं में, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं और उपयोगी हैं, इसमें पूरकता है। कब पूरकता है? अगर हम समाधान, समृद्धि और चीज़ों को देखते हैं। नहीं देखते हैं तो इनके पास भी टाइम है, तो क्या हो सकता है, ये फिर शिक्षा दे सकते हैं, खाली हैं। और अभी खाली हैं और शिक्षा नहीं है तो पहले तो बच्चे ही नहीं आते, क्योंकि उनका ज्ञान क्या है उन्होंने खुद तो समझा नहीं है। और उनका ज्ञान केवल इतना ही होता है कि छोटे छोटे बच्चों को बुला के बैठाते हैं, बेटा देखो जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हमारे पास तो बिजली भी नहीं थी, पानी भी लेके आते थे, सारा ज्ञान। बोले बाबा बहुत दिन से पक लिया। वो भागते हैं, बाबा को देखते हैं कि किधर बैठा है, उधर से बोले आपको कुछ आता नहीं, रोना गाना ज्ञान थोड़ी होता है, खुद समझे नहीं। तो बच्चे भी नहीं आना पास चाहते, तो अब बोलते हैं हमारा अकेला, हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है ना। लेकिन अगर इन्होंने समझा होगा तो बच्चे अपने आप पास आएंगे, कुछ ज्ञान की बात बताएंगे, कुछ स्किल होगा वो सिखाएंगे। समझ के अर्थ में इनमें तीनों में पूरकता है। और अगर समझ नहीं है तो परिवार अगर समाधान समृद्धि के अर्थ में नहीं जीता है तो फिर भोग के अर्थ में जीता है। किस अर्थ में जीता है? सुविधा संग्रह कार्यक्रम बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं नौकरी व्यापार से इकट्ठा की जाएं। शोषण कार्यक्रम बनता है ना। सुविधा संग्रह, शोषण, उसके लिए फिर छल कपट दम पाखंड, उसका भी दर्द होता है, अन्याय करना पड़ता है। तो दुखी किसके लिए? भ्रमवश सुविधा को सुख मान लिया, भोग करना है। तो इनका भी कार्यक्रम क्या बनता है? भोग बनता है युवाओं का। अब उनको लगता है ये भी परेशानी है, भोग में ये परेशानी होती है। बच्चा हो गया, क्या करता रहता है, ना फिल्म देखने देता है, ना बाहर जाना बंद हो गया, पार्टी जाना बंद हो गया, तो क्या लगता है? परेशानी लगता है। और ये भी परेशानी लगते हैं बुजुर्ग लोग भी इनको, क्योंकि इनका कार्यक्रम क्या होता है, युवा ही भोग करेंगे ना, बच्चा तो कर नहीं सकता है। बुजुर्गों के पास क्षमता नहीं रहती इंद्रियों में, इनकी इंद्रियां डेवलप नहीं हुई। यहाँ डेवलप्ड इंद्रियां हैं तो यहाँ पे भोग करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, यही भोग होता है। तरह तरह का खाना, तरह तरह का से सोना, ये सब आपको पता ही है। अगर भोग कार्यक्रम बनता है तो कोई पूरकता नहीं होती है, सब में संघर्ष होता है। तो एक कार्यक्रम निकलता है, इनको भेजो हॉस्टल, इनको भेजो वृद्धाश्रम, और हम दोनों मिलके कमाएंगे, खाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे। यही कार्यक्रम बनेगा। और क्या बनेगा? पार्टी करेंगे। और कोई कार्यक्रम बनता है क्या? तीनों जगह क्लेश ही क्लेश।
भोग में सुख है नहीं, फ्रस्ट्रेशन होता है, उसी में तलाक भी हो जाता है, फिर इन दोनों की भी नहीं बनती। ये बेंगलोर की एक हर शिविर में मैं ये बताता हूँ, सच्ची घटना है, अखबारों में रिपोर्ट हुई थी, है ना। जब भोग कार्यक्रम बनता है तब क्या होता है, आजकल एक नया वर्ड आया है, डिंक, उसको बोलते हैं डिंक, डबल इनकम नो किड्स। डबल इनकम, वो काष्टी हडूरा की तरह, याद है, वो थोड़ा लंबा है डिंक, आदित्य भाई, डबल इनकम नो किड्स। ये प्रजाति ज़्यादातर बेंगलोर, हैदराबाद, पिंटू चिंटू, तो एक पिंटू था और एक पिंटी थी, क्या था, पिंटू और पिंटी, डबल इनकम नो किड्स, दोनों सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते थे और उनका कार्यक्रम भोग था। माँ बाप कहीं और थे, बच्चे पैदा नहीं किए तो क्या करेंगे, दोनों कमाते थे, दिन भर, रात को पार्टी करते थे, बाहर जाना, इधर उधर जाना, दोस्तों के साथ खाना पीना, रात को 2 बजे आना, फिर सोना फोना जो भी करना और सुबह फिर ऑफिस चले जाना। अब डबल इनकम है, ज़्यादा पैसा है तो क्या करेंगे, पिएंगे खाएंगे, यही होता है भैया, सब घर घर में पैसा ज़्यादा आता है तो किस में जाता है, अगर सदुपयोग नहीं जाता है तो वो भोग में के ही काम आता है। कल हमने बताया था, सारी दौड़ किसके लिए है, वाइन के लिए या गोल्ड के लिए या खाने पीने के लिए, गेहूं के लिए कोई नहीं कमाता है, मूल्यवान चीज़ों के लिए वो तो है ही उपलब्ध, है ना। डबल इनकम किस लिए चाहिए, महंगी से महंगी वाइन पीनी है, बियर पीनी है, पिज्ज़ा खाना है। अब एक पिज्ज़ा कितने का आता है, उसमें एक छोटे से परिवार का तो महीने भर का खर्च निकल जाए आटे का, एक दिन का एक पिज़्ज़ा खाने में, है ना भाई, वही उसी के लिए डबल इनकम चाहिए ना, रोटी खाने के लिए थोड़ी। लौकी की सब्जी, लौकी ऐसी उगाएगी आप पड़ोस में, है ना, अपने घर के आंगन में 2-4 बीज डाल दो, साल भर लौकी खाने को मिलती रहेगी, वो अपने आप हो जाती है। जितनी ज़्यादा चीज़ हमारे लिए आवश्यक है वो उतनी आसानी से पैदा होती है, अपने आप होती है। आपको अगर सेब लगाना है यहाँ पे भी नहीं लगेगा, पहाड़ों में ही लगेगा, तो बड़ा उसको बनाना पड़ेगा। मशरूम उगाना है तो बड़ा एनर्जी लगती है, उसके लिए वो बनाओ, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस, और उसके लिए कूलर लगाओ, अपने हो नहीं हो उसके लिए कूलर लगाना पड़ेगा ताकि वो नमी और ताप, तब वो उगेगा। और लौकी, तोरई, करेला ये ऐसी डाल दो, डाल के भूल जाओ। सेम पहले हमारी माँ को हमने देखा है कि बिटौड़ा होता था ना, कंडे बनाते हैं, उसके चारों ओर ऐसे ही लगा देते, साल भर कुछ ना कुछ आता ही रहता था, कुछ उगाने की जरूरत नहीं। आज लौकी तोड़ लाए, हमको बोलते थे जाके 2 तोरी तोड़ लाओ, मेहमान आए 2 लौकी तोड़ लाओ। सेम तो ऐसी आती थी कि साल भर वो पता नहीं कहाँ से आती थी, एक बार आती तो आती ही रहती थी, रुकती नहीं थी 3-4 साल तक, है ना। वो तभी तोड़ना पड़ता है जब बिटौड़ा का उपले खत्म हो जाते थे, कंडे खत्म हो जाते थे, चलो यार अब तो ख़त्म करो, नया लगाओ। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें हमारे तो ज़्यादा पैसा किस लिए चाहिए, भोग के लिए। महंगी से महंगी वाइन पीनी है, पिज्ज़ा खाना है, पास्ता खाना है, अमेरिकन खाना है, इटालियन खाना है, तब थोड़ा तो ये डबल इनकम वहीं काम आती है। लेकिन अब क्या करते थे ये, जब भी डबल इनकम पिंटू और पिंटी किसी शादी में गए तो सास ससुर भी टोकते थे और माता पिता भी सोचते थे, अरे अभी बच्चा नहीं हुआ, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो। आप सबने सुना होगा, थोड़ा सा भी लगे, डॉक्टर को दिखाओ, बाबा के पास जाओ, इसके पास जाओ, उनको लगता है ये बच्चे हो जाएं तो ये दोनों थोड़ा सा एक काम पूरा हो। वंश बढ़ाने का काम माना हुआ है शादी, कि वंश बढ़ जाए, क्योंकि इतना जो कमा के रखा हुआ है उसको कौन देखने वाला है आगे। कमा किस लिए रहे हो, बच्चा करो बच्चा करो बच्चा करो, कार्यक्रम उनको सुनना पड़ता था, तो उन्होंने सोचा यार कर ही लिया जाए। हर बार कोई भी कार्यक्रम में जाते हैं तो माँ बाप, दोनों के माँ बाप पीछे पड़ जाते हैं। पिंटू और पिंटी ने सोचा चलो बच्चा कर लेते हैं, बच्चा किया। 7 महीने की, पहले, अभी तो आजकल मैटरनिटी लीव बढ़ा दी है, शायद 6 महीने कर दी है, पहले 15 दिन की हुआ करती थी। 15 दिन पूरे हुए फिर ऑफिस जाना है, डबल इनकम। अब किड तो आ गया, तो उसके लिए एक बढ़िया से क्या रखा गई, आया, उसको पालने के लिए। और खुद कहाँ है, पिंटू पिंटी ऑफिस, दोनों का ऑफिस, वो दिन भर पालती है। अब देखिए बच्चे कितने पढ़े लिखे लोगों के, भाई इंजीनियर तो बने ही कम से कम, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दोनों काम कर रहे हैं। और बच्चे का पालन कौन कर रहा है, बच्चे को क्या मिली, जो बिना पढ़ी लिखी, गुटखा खाने वाली, जिसको कोई अकल नहीं है, मतलब उनकी शिक्षा नहीं हुई है। मैं उनका कोई अवमूल्यन के अर्थ में नहीं, मतलब ऐसे ही मिलेंगे भाई। दूसरे का बच्चा कौन पालने जाएगा, जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं की, जिसको और कोई काम नहीं मिला, चलो यही करते हैं, झाड़ू पोछा करते करते
बच्चे को भी देख लेंगे। तो एक फुल टाइम आया, उन्होंने मॉर्निंग टू इवनिंग वाली रखी, जो सब काम करे, झाड़ू पोछा से लेकर खाना पीना बना दे, और क्योंकि उनके पास तो फुर्सत नहीं है। तो एक दिन उनको न्योता आया, निमंत्रण आया कि किसी की शादी में जाना है दिल्ली, बेंगलोर में रहते थे। तो उन्होंने कहा भाई शादी की शॉपिंग करनी है ना, सैटरडे संडे तो टाइम मिल नहीं पाता है, बहुत सारा सोशलाइजिंग करते हैं, ऐसा करते हैं जल्दी है तो किसी दिन ऑफिस से हम दोपहर को मिलते हैं। और उनका ऑफिस ऐसा था, किसी का ईस्ट में तो वेस्ट में, दोनों ऐसे जाते थे, तो बीच में मिल जाएंगे, है ना। तो उन्होंने तय किया कि आज जो है हम दोपहर को फलाने मॉल के पास मिलेंगे, मॉल में मिलेंगे और शॉपिंग निपटा देंगे शादी में जाने की। तो जा रहे थे तो तभी रेड लाइट के पास में पिंटी को लगा कि उसका जो चुन्नू मुन्नू है वो किसी की गोद में है और कोई उसको गोद में लेके भीख मांग रही है। तो उसने, है ना, तो उसने पिंटू को बोला कि भाई देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना चुन्नू मुन्नू तो यहाँ है। तो अक्सर जैसे हस्बैंड करते हैं, पिंटू ने डांट दिया, अरे यार तुम भी कुछ भी फालतू सोचती रहे, तो अपना चुन्नू मुन्नू घर में होगा, यहाँ क्या करेगा, चलो जल्दी से शॉपिंग करनी है, वापस ऑफिस जाना है, 1 घंटे का टाइम मिला है, लंच भी करना है और वो सब निपटा के जाना है। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो, मेरा मन नहीं मान रहा है कि मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, क्या है ये अपना चुन्नू मुन्नू है, तुम चलो अपनी शॉपिंग शुरू करो, लिस्ट को, है ना, कम से कम जो तुम्हें सामान लेना वो तो लो, बाकी का मैं आती हूँ, तब तक मैं देख लेती हूँ। तो वो गई उस औरत के पास, तो सच में उसका चुन्नू मुन्नू था। तो वो क्या करती थी, उसको भी इनकम की ज़रूरत है, डबल इनकम, झाड़ू पोछा से तो मिल ही रही है। उसने क्या किया, स्वरोजगार योजना शुरू कर दी, किराए पे बच्चे को भीख मांगने वालों को देना शुरू कर दिया। अफीम खिलाते और बच्चा फिर, है ना, लेके मेरा बच्चा ये वो, ये हाल होता है। कब, जब इनका कार्यक्रम भोग रहता है इनका, तो बच्चे भी परेशानी है, ना इनको माँ मिलती है ना बाप मिलता है, और ये तो रहते ही है कहीं और। ये तो वृद्धाश्रम, ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धाश्रम। तो हमारे समाज में वृद्धाश्रम की और हॉस्टलों की और क्रिस की और इनकी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि डबल इनकम चाहिए। क्यों चाहिए, भोग करना है, सुविधाएं ज़्यादा प्रयोग करनी है। भोग का मतलब है हमने आवश्यकताओं को अनंत मान लिया है, ज़्यादा सुविधा चाहिए। ज़्यादा सुविधा पाने के लिए क्या करना है, ज़्यादा इनकम चाहिए। ज़्यादा इनकम चाहिए तो 2 लोगों को कमाने की ज़रूरत है। तो बच्चों से माँ बाप छिन गए और बुजुर्गों से बेटा बहू या बच्चे छिन गए, अलग हो गए। तो अभी कोई व्यवस्था नहीं। हाँ वही ना, सही बात है। तो सभी अव्यवस्थित है, कोई उपयोगिता पूरकता नहीं है भोग के कार्यक्रम। ये सर ज्वाइंट फैमिली का अस्तित्व जो खत्म हुआ है, उससे मैं समझता हूँ चेन, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। न्यूक्लियर फैमिली ने ये बहुत तरह की एक विशियस सर्कल बना दिया, समस्याओं का अंबार बना दिया। आप देखिए, अभी जब शिशु के संरक्षण की बात कर रहे थे, पोषण की बात कर रहे थे, एक समय था, शायद आप भी उस परिस्थिति से गुजरे होंगे, जब दादी दूध का पलिया देती थी तो हम गिनते रहते थे टकटकी से कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो जाए, सब बच्चों को बराबर। तवे पर रोटी होती थी, उसकी पहले बुकिंग हो जाती थी, ये रोटी मेरी है। आज माओ की हालत देखिए, बच्चे के पीछे पीछे, सबसे बड़ी मेहनत तो क्या करवाओगे, उसके सब्जी क्या कटवाओगे आप, उनको खिलाना ही मुश्किल हो गया बच्चों को। जो 7-8 साल के बच्चे को अगर सक्सेसफुली आप खाना खिला दो तो एक बहुत बड़ी, सारे लोग खुशियां मनाएंगे। आज देखो बच्ची ने बेटे ने खाना खा लिया 5 साल की, कितनी बड़ी समस्या हुई, खिलाना एक बड़ी समस्या हुई। बार्गेनिंग, नाउ इट्स बार्गेनिंग, बेटा दूध में तेरे को ये डाल देती हूँ, एडवांस में वाइफ बोल देती, देखो ये शाम को दूध नहीं पिएगी, तुम ले आई नहीं आज बाजार से। वो क्या डालते हैं उसमें, फटाफट किराने की दुकान से लाना पड़ता है 10-15 रुपए का पैकेट, नहीं तो दूध नहीं पिएगा। क्या कर दिया आप लोगों ने जो है, ये न्यूक्लियर फैमिली खत्म होने से सारे सुनो, ब्रेक्स, डाइवर्सिस, ये सारे के साथ सुसाइड्स, ये सारी किन्होंने किया है? सब लोगों नहीं आपने किया। नमस्कार, जिम्मेदारी अपनी लेनी पड़ेगी भैया। अगर हमारे बच्चे ऐसा कर रहे तो हमने बिगाड़ा है उनको। नहीं, माओ को कह रहा हूँ आप। नहीं माओ ने नहीं, ये ले के पीछे भाभी जी नहीं आई इसलिए कह सकते हो आप। नहीं, हम भी अगली बार भाभी जी को लेके आना। हम भी जिम्मेवार है, अब हम पछता रहे हैं। अच्छा, मेरी जिम्मेदारी है भाभी को लाना? ना अच्छा, हम लोग जो है जिम्मेवार है कि हम घर से एकल परिवार के चक्कर में निकले थे, लेकिन सब कुछ खो दिया। मैं आपको बताऊं,
सब कुछ खो दिया। बढ़िया बात है। तो आज हमको पता चल रहा है कि हमने क्या खोया क्या पाया। हमारा अनुभव है, मैं आपको बताऊं। सुविधा तो पाई इंडस्ट्रियलाइजेशन से, लेकिन परिवार व्यवस्था जो हमने आस्था विधि से पाई थी, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह उसमें समझदारी आ गई थी, परंतु आस्था विधि से एक परिवार व्यवस्था बनी थी। सर 1 मिनट जरूर दूंगा। हाँ जी बिल्कुल लीजिए। देखिए आज जो है आज पहले जब सगाई माइक के पास जब सगाई होती थी देखने के लिए जाते थे तो कम से कम घर परिवार रिश्ते बहुत सारे लोग जाते थे। मजाल क्या उसको छोड़ने की बात भी कोई कर दे जो है। आज क्या किसी पड़ोसी को नहीं पता चलता कि लड़के लड़की की सगाई फिक्स हो गई जो है कि नहीं। सारी की चीज ज्वाइंटली होती थी जो है कि नहीं। और मेरा दावा है कि अगर एंगेजमेंट हो जाए 6 महीने तक शादी नहीं हो तो वो रिश्ता भी कैंसिल हो जाता है। अभी मैं एक सेमिनार में था, वहाँ किसी ने कहा जी मैं रिसोर्ट का मालिक हूँ, मेरे यहाँ जो है ना बुकिंग होती है हनीमून के जोड़ 2-3 महीने पहले बुक हो जाती है। कभी कभी जो है 6 दिन के लिए बुकिंग होती है, तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा हो जाता है और छोड़ के मेरे पेमेंट की भी दिक्कत आ जाती है। एक जगह तो कहने लगा आज ही चेक इन किया। भैया किसकी नौबत आ जाती है? रिसोर्ट में। अच्छा पेमेंट कौन करे? एक बार तो ऐसा हुआ, बोला चेक इन किया रिसोर्ट में और 2 घंटे के अंदर अंदर लड़ाई झगड़ा कर वो जो है ना पेमेंट भैया ना चले गए। थोड़ा अपना फैमिली का बैकग्राउंड बताओ क्या कि कौन कौन घर में है, तो इससे बात की वजन बढ़ेगा आपकी बात। नहीं, ये सामूहिक बात है। हाँ। सारी चीजें हम स्किलफुली जो है हम बच्चों को तैयार करते हैं, लेकिन उसके आगे जो नेट रिजल्ट जो जीवन है जो हम लोग आगे का भविष्य देखते हैं तो वो हम स्किलफुल बहुत तैयार कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर ये तो देखिए बहुत बढ़िया। तो समस्याएं तो हमको बहुत सारी पता है ना। और अभी सुनिए भाई साहब प्लेसमेंट जब होता है सुनो भाई साहब 3-4 साल तक उसको न्यूरिश करना पड़ता है भाई साहब। तनख्वाह से कंवर भाई मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? काफी हो गया, हमें लगा कि कहीं तो अब नहीं, तो हमको समझ में आ गया कि आप पूरा दिन निकाल सकते हो। हमको आगे अगला शिविर आप लेना है ना जी। बढ़िया। तो देखिए हमको समस्याओं की चर्चा करने से समस्याएं नहीं सुलझती हैं। समस्याओं की चर्चा करने से समस्या नहीं सुलझती हैं। समाधान को पाने से समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो हमको समाधान को सोचना है, समाधान की चर्चा करनी है और समाधान का ही अनुसार जीने का अभ्यास करना है। हम समाज में कितना गड़बड़ हो रहा है उसको रोज गाएंगे, सुबह गाएंगे, शाम गाएंगे, वो फिर मंदिर के भजन की तरह हो जाएगा। मेरे दुख दूर करो भगवान, नंदन बिहारी कुंज बिहारी, मेरे घर आओ भगवान, ये सब होता रहेगा है ना। वो तो फिर समस्याओं की चर्चा करते रहेंगे। देखो मेरा दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। उससे क्या हो जाएगा? रोते गाने से कुछ नहीं होगा। परंतु आत्मनिरीक्षण नहीं हो रहा, दूसरों की तो चर्चा हो रही है। इसीलिए पहले निरीक्षण करना है कि भाई मेरी स्थिति क्या है, मेरे घर की स्थिति क्या है। ये सही बात है, थोड़ा दूसरे का दुख दूर करके अपनी राहत कम लगती है। अच्छा मेरा बेटा बिगड़ा है, तेरा बेटा ज़्यादा बिगड़ा है। मेरा बेटा 1 गिलास पीता है, तेरा तो पूरी बोतल पी जाता है। अच्छा महिलाएं सुबह सुबह पार्क में बैठती हैं, अरे मेरी बहू ने आज तो चाय तक के लिए भी नहीं पूछा, अरे तेरी ने तो चाय के लिए नहीं पूछा, मेरी तो कई दिन से खाना ही नहीं पूछ रही है। तो इससे कुछ समाधान होने वाला नहीं है ना। इससे कुछ हम तो समस्याएं हैं, उसकी तरफ ध्यान आकर्षण भी आवश्यक है, ऐसा नहीं कि नहीं है, परंतु वो निरीक्षण के रूप में हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके सामूहिक करने से माहौल ऐसा ही बनता है, समस्याओं का ही बनता है। छोटी समस्या फिर बहुत बड़ी लगने लग जाती है। इतनी बड़ी समस्या होती नहीं है जब ज़्यादा बार बार उसको बोलते हैं ना, जैसे टीवी वाले करते हैं। कहीं पे मुझे पता चला, मेरे पास फ़ोन आया जब मैं अहमदाबाद में था, अरे भैया हमारे भतीजे भाइयों का फ़ोन आना लग गया, हम अभी टीवी देख रहे हैं, पता चला अहमदाबाद में बाढ़ आ गई है। मैंने कहा कहाँ आई है अहमदाबाद में बाढ़? कि नहीं ये तो दिखा रहे हैं कि इतना पानी बहे चले जा रहा है। मैंने एरिया बताओ कौन से एरिया में आई है? जिसमें रह रहे हैं वहाँ तो पानी की कमी है अभी। तो उन्होंने कोई बताया, मैंने सोचा चलो चेक ही कर लेते हैं यार, कहाँ बाढ़ आ गई, इतना तो बारिश ही नहीं हुई है। पता चला तो एक जगह कैमरा को फोकस करके जहाँ थोड़ा सा पानी भर गया था, वो भी सीवेज रुकने की वजह से, बाढ़ नहीं थी, पॉलीथीन कचरे की वजह से पानी इकट्ठा हो गया, थोड़ी देर के लिए भर गया, बाढ़ आ गई। अब सारे घर वाले डर गए कि हमारे बच्चे का क्या होगा। मुझे कई बार बोलते हैं,
अरे छत्तीसगढ़ में रहते हो आप, रायपुर में, वहाँ तो बड़े नक्सली रहते हैं। मैंने कहा हमारे घर में भी एक दो हैं, आ जाओ दिखाते हैं। अरे यार वो कहीं छोटे से इलाके में कुछ करते हैं, वो पूरा, आप तो कहाँ चले गए, दिल्ली छोड़ के, अहमदाबाद छोड़ के, कौन सी बैकवर्ड जगह है पता नहीं। तो ज़्यादा ये फैलाने से ना वो वे टीवी वालों का काम है। आपकी बात पूरी हो गई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि हमको करना, फोकस कहाँ करना है ना कंवर भाई। मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, पर हमको समस्या ये टीवी वालों, न्यूज़पेपर वालों का काम है, क्योंकि उनका काम है उससे पैसे बचाना, पैसे बनाना, न्यूज़ बेच के पैसे बनाना उनकी रोजी रोटी है। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, उतने ज़्यादा उनको सैलरी मिलेगी। तो आदमी क्या देखना चाहता है? गीगो है आदमी का जो सिस्टम है, वो क्या है? गीगो। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट, सब जानते हैं इसको। तो वो वही देखता है जो उसके अंदर होता है। गार्बेज इन अगर होता है तो गार्बेज से ही वो एक्साइटेड होता है। और टीवी वाले, अखबार वाले इसको पहचानते हैं कि भाई क्या बेचना है। तो वो अच्छा काम होगा बहुत सारा, उसको नहीं छापेंगे। वो क्या छापेंगे कि कहाँ मतलब गड़बड़ हो रही है, ताकि गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा जाता है कचरा ही निकलता है, ऐसा सिस्टम है। तो ये टीवी न्यूज़पेपर वाले का काम है सेंसेशनलाइजेशन करना, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के, समस्या इतनी है, राई का पहाड़ बनाना। उनकी मजबूरी है। क्या है ये? उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है भाई। वो ये नहीं करेंगे तो, अगर वो भी समझदार हो जाएंगे तो फिर नेगेटिविटी को छोड़कर, तो हमको कई बार समस्याओं को बार बार बोलने से, बढ़ा चढ़ा के बोलने से समस्या बड़ी छोटी होती है। वो राई का पहाड़ बना देते हैं, घाव को कैंसर बता देते हैं। अपना पैर छिल गया, बोलेंगे अरे सुरेंद्र भाई का यहाँ आए थे, कैंसर हो गया उनको। अरे नहीं यार, थोड़ा जा रहे थे, वो ज़रा सा यहाँ पे वो कील वील पड़ी थी, उससे छिल गया है। पर उससे छिलने का कोई न्यूज़ थोड़ी बनता है। हेडलाइन किससे बनती है? कैंसर से। तो समस्याओं हैं, अपने घर में देखें, हमारे पास यहाँ समाधान है, उसको कैसे ठीक करें। बार बार करने से क्या है, वो मानसिकता ऐसी बनती तो वातावरण भी नेगेटिविटी का बनता है। इसलिए मेरा ध्यान आकर्षण की आवश्यकता पड़ी कि समस्याओं पे ध्यान जरूर जाए, पर पहले तो अपने में जाए। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है कि हम समझें और समझकर उसको कैसे ठीक करें, है ना। अब हमको समझ में आ गया। अब देखना ये है कि भाई इस तरफ हम कैसे बढ़ें। प्राकृतिक रूप से, अस्तित्व सहज रूप से परिवार की जो व्यवस्था है, आयु हमने बनाई है या अपने आप बनी है बच्चे का? बच्चा ऐसा आता है। अच्छा, जानवरों का बच्चा ऐसा नहीं आता है। देखिए, ये भी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है। वो जो कुछ भी उसको सीखना समझना होता है, वो गर्भ में ही प्रिपेयर्ड होके आता है। गाय का बच्चा निकला नहीं, 15-20 मिनट में तो खड़ा आके दूध पीने लग जाता है। और एक दिन के बाद तो वो चलना फिरना, मतलब ऐसे भागता है, आप उसको पकड़ नहीं सकते हो। 1-2 दिन में ऐसा हो जाता है। और 10वें दिन तो दूध वूध जो है छुड़ा देते हैं और खाना खिलाना उसको शुरू कर देते हैं, है ना। और उसके दांत भी लेके ही आता है ज़्यादातर जानवरों के। तो सब फुल्ली प्रिपेयर्ड आता है। ये नेचुरल व्यवस्था है बाकी जानवरों में। मानव में ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो आता है बिल्कुल असहाय आता है, अनप्रिपेयर्ड आता है। ऐसा मानव है। तो ये जो परिवार व्यवस्था है, ये बहुत नेचुरल है कि उसको 18-20 साल तक, इसीलिए क्यों ऐसी व्यवस्था है? क्योंकि मानव का कार्यक्रम ही उसको समझना और सुखी को प्रमाणित करना है। वहाँ पे केवल जिंदा रहना है तो जिंदा होने के लिए तैयार करके भेज देते हैं। ये कारण है। आप सोच ही रहे थे, मुझे पता था आपके अंदर सवाल आ गया है तो मैंने पहले ही जवाब दिया। क्योंकि उसका धर्म है केवल जिंदा रहना, तो प्रकृति उसको जिंदा रहने के लिए तैयार करके भेजती है गर्भ में ही कि बेटा जा। ऐसा उच्चतम स्तर मतलब, क्योंकि मानव का धर्म सुखपूर्वक जीना है, सुखी होना है, तो सुख के लिए तो शिक्षा चाहिए, व्यवहार चाहिए। उसके लिए परिवार है, व्यवहार के लिए परिवार है। कैसा परिवार? किसके लिए है? व्यवहार के लिए परिवार है। जिंदा रहने के लिए जानवरों की तरह जिया जा सकता है। जिंदा रहना वहाँ आवश्यक भी है और पर्याप्त भी है। मानव में जिंदा रहना आवश्यक तो है, परंतु पर्याप्त नहीं है। चाय पीना आवश्यक तो है, पर्याप्त नहीं है। समझना आवश्यक भी है और पर्याप्त भी है। चलिए, इतनी बात के साथ क्लास लेने की याद से
माननीय एक नागराज जी की तरह बन सकते हैं। हाँ हाँ, उसीलिए नागराज जी का कार्यक्रम है कि ये एक अकेला नागराज ना रहे, सभी नागराज हो जाएं। क्या बात है, ये महापुरुष की पहचान है कि मैं अकेला गुरु नहीं रहूं, सभी मेरे जैसे हो जाए। उनका लक्ष्य ये था। मैंने तो समाधि संयम से पाया, पर जो ज्ञान मुझे मिले वो सब मिल जाएंगे तो सभी उनकी तरह जी सकते हैं। आप सब ऐसा जिए। इसके लिए चाय पीते हैं पहले, है ना, और फिर मिलते हैं कितने बजे? 11:30। कितना टाइम हो गया? हाँ।